साईं नासिर साहब जा जिन कीमती वक़्त कढी हिते असांजे प्रोग्राम में शरीक थिया। असां पाकिस्तान हिकिड़ो पाकिस्तान एक बहरानी कैफियत का शिकार है। उसमें हम जब पाकिस्तानी सियासत को देखते हैं, पाकिस्तानी मईशत को देखते हैं और पाकिस्तान की रियासत की जितनी भी कारगुजारियाँ हैं, जब हम उनको देखते हैं तो रियासत बिल्कुल अपने फेल्यूर पर है। तो उस फेल्यूर को समझने के लिए ये जो सियासी स्कूल होते हैं वो बहुत अहम होते हैं, ताकि आवाम में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, ताकि वो मसाइल को जब तक समझ नहीं सकते तब तक उनका हल जो है वो उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो इस किस्म की जो नज़रियाती तालीमात है और ख़ास तौर पर पंजाब का के जो मज़लूम आवाम है उनका सिंध के मज़लूम आवाम के साथ, केपी के मज़लूम आवाम के साथ और बलूचिस्तान के मज़लूम आवाम के साथ इंटरेक्शन जो है वो बहुत लाजमी है, क्योंकि डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने में जो जदोजहद है उसमें इन चारों सूबों के आवाम की एक बहुत बड़ी जदोजहद है और उनको आपस में जो है वो जोड़ा जा सके। तो अवामी तहरीक और पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो इस जुड़त में है और हमने वो प्रोफेसर जो अपना सैयद अजीम साहब हैं उनको काफ़ी दफ़ा अपने यहाँ मदऊ किया है कि वो आएँ और हमें जो है वो हमारे जो पब्लिक शरीफ में तरबियती स्कूल होता है वहाँ पर भी वो आते रहते हैं और इस दफ़ा भी उन्होंने काइंडली ये हमें मौका दिया है कि हम उनसे कुछ सीख सकें। अब लेक्चर जो पहला लेक्चर है इस आज के इस मौजू का वो प्रोफेसर उमर साहब का है। प्रोफेसर उमर साहब के लेक्चर का उन्वान है फ़िक्रे माऊ से माऊज़न तक का सफ़र और उसमें क्या तख्लीकी पेशरफ्त हुई है। तो मैं प्रोफेसर उमर साहब को गुजारिश करूँगा कि आप सबसे मुखातिब हो। प्रोफेसर उमर, तालियाँ। अच्छा साथियों, अगर इजाज़त हो आपकी, माइक के बगैर ही सबको आवाज़ आ रही है या मुश्किल है? आ रही है। क्योंकि मेरे नोट्स भी हैं कुछ मेरे पास, तो इनसे गुजरना होगा साथ साथ। तो अगर मैं वो माइक के साथ ज़रा फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इस तरह से गुजर जाऊँ तो अच्छा हो जाएगा। या फिर हम बैठ सकते हैं, बैठ के आप बैठ के कर लें। मैं बैठ के और बैठ के नज़र आ सकेंगे, सबको नज़र आ जाएगा। हाँ, चलिए दोस्तों, मैं मेरा ख्याल में गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, उस दौरान फिर साथी सेटअप कर लेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप तमाम साथियों का आज हमें यहाँ मदऊ करने का, बुलाने का और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो अवामी तहरीक के दोस्त, सिंधी शागिर्द तहरीक के दोस्त, हमारे दीगर तरक्की पसंद साथी हैदराबाद से, रोशनी के साथी और मजदूर किसान पार्टी के जो हमारे साथी यहाँ शामिल हैं, सब साथियों को लाल सलाम।
दोस्तों आज का जो हमारा मौजू है, कॉमरेड ने आपसे पहले ही तारुफ करवा दिया। माओ-तंग फिक्र की बात हम आज हैदराबाद में कर रहे हैं और माओ-तंग फिक्र से माओइज्म तक के सफ़र की बात करना मेरा मेन मकसद है। और वो बहुत आज खुशी की बात है कि हम ये बात पलीजो हाउस में बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि हमारी दो पार्टियां, मजदूर किसान पार्टी और अवामी तहरीक, हमारे दरमियान जो नज़रियाती जुड़त या आज तक भाईचारा और दोस्ती है, इसकी बुनियाद ही ये है कि हम दोनों पार्टियां जो थी तारीखी तौर पे माओ-तंग फिक्र पे और माओ-तंग फिक्र का जो उस वक़्त की तरमीम पसंद रूस नवाज रियासत थी, उसके अलहदा होने के अमल के दौरान ही हमारी पार्टियां बनती हैं। तो लिहाजा हमारा जो नज़रियाती असासा है और हमारी जो बुनियाद है वो एक ही है। उसकी नज़रिया जो है और जिस नज़रिए पे हम दुनिया भर की इनकलाबी तहरीक में अपना तशख़्ख़ुस कायम कर रहे थे, वो जद्दोजहद एक थी। लिहाजा आज ये बात करना ख़ास तौर पे है, मैं और आप साथियों के साथ ये बात शेयर करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हम अपनी पार्टी के अंदर भी इस वक्त इस नज़रियाती बहस से गुजर रहे हैं। तो वो नज़रियाती बहस आपके साथ शेयर करना जो है वो हमारे लिए एक बड़ी एजाज़ की बात भी है और खुशी की बात भी है। तो इसके साथ ही साथियों मैं शुरू करूँगा। मेरा आज का टॉपिक जो साथियों ने दिया है मुझे कि माओ-तंग फिक्र से माओइज्म तक का सफ़र, और इसमें मैं आलमी नज़रियाती और अमली जद्दोजहद का अहाता करने की कोशिश करूंगा। ये टर्म्स क्या हैं इनको मैं थोड़ी समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ मौजूद जितने साथी हैं, मुझे पता है आप सबकी और बल्कि सिंध में और अवामी तहरीक के साथियों की खासियत है कि आप बहुत पढ़ते हैं और लिहाजा आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और इंटेलेक्चुअल वोकेबलरी है वो माशाल्लाह हमारे पंजाब के साथियों से अक्सर आगे ही नज़र आती है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें जो इसमें से आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसमें थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पहले हिस्से में, उसके बाद मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा जाने की वो आलमी नज़रियाती जद्दोजहदें जो कि प्रैक्टिस के अंदर, मार्क्सिस्ट प्रैक्टिस और मजदूर किसान सियासत की जद्दोजहद के अंदर माओ-तंग फिक्र से निकलती हैं और फिर माओइज्म तक का सफ़र तय करती हैं। और इससे हमारी मुराद क्या, मैं इसको बताऊंगा। तो मैं माओइज्म का जब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, ये शॉर्ट फॉर्म है मार्क्सिज्म लेनिनिज्म माओइज्म की, यानी इसमें हम इर्तिका का अमल देखते हैं, 3 स्टेजेस अवामी जद्दोजहद और मजदूर किसान सियासत के। और माओ-तंग फिक्र की जब मैं बात करता हूं तो सिर्फ माओ-तंग फिक्र का मैं जुमला ले रहा हूं, जो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म से माओइज्म तक नहीं जाता, सिर्फ माओ की फिक्र तक महदूद है। तो मैं इन दोनों चीज़ों के दरमियान फ़र्क भी आपसे वाज़ेह करूंगा। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि ज़ाहिर बात है हम दोनों पार्टियों का जो बुनियादी नज़रियाती असासा है वो माओ-तंग फिक्र है, तो लिहाजा हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं वो आपके सामने क्लियर है। लेकिन जब हम बात करते हैं माओ-तंग फिक्र की या माओइज्म की, तो ज़ाहिरी बात है हम बात कर रहे हैं एक नज़रियाती इर्तिका के अमल की, कि ये नज़रियाती इर्तिका के अमल से गुजरे। और इर्तिका के अमल में आपको पता है मार्क्सिस्ट फिलॉसफी या जदलियात हमें सिखाती हैं कि 2 तरीके होते हैं इर्तिका के, वो दोनों को बैक वक्त होना ज़रूरी है। एक कि इर्तिका नज़रिए में आए और दूसरा वो प्रैक्टिस के ज़रिए साबित हो, वेरीफाई किया जा सके कि ये दुरुस्त स्ट्रैटेजी है मजदूर और किसान इनकलाब की। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं और हमारे तरह की दूसरी तहरीकें दुनिया भर में, ख़ास तौर पर तीसरी दुनिया के अंदर जो मुसल्लह और मिलिटेंट और लड़ाका जद्दोजहद और मुज़ाहमती जद्दोजहद कर रही हैं, वो इस नतीजे पहुंची हैं कि आज की दुनिया के अंदर मजदूर किसान जद्दोजहद की जो आला तरीन सतह है, जो हमारे आज स्कूल का मौजू भी है, वो माओइज्म है, यानी मार्क्सिज्म लेनिनिज्म माओइज्म है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम जिस मुल्क में बैठे हैं, हमारी अपनी तरक्की पसंद तहरीक और बाएं बाजू की तहरीक, और हमारे इर्द गिर्द के जो बहुत सारे दानिश्वर हल्के हैं, उनके अंदर 2 किस्म के रुझानात पाए जाते हैं माओ-तंग फिक्र और माओइज्म को लेके। कुछ ऐसे साथी हैं जो मार्क्सिज्म को तो मानते हैं और शायद मार्क्सिज्म लेनिनिज्म को भी मानते हैं, लेकिन वो माओ-तंग फिक्र को नहीं मानते। वो कहते हैं कि माओ या चीन के इनकलाब से कोई गिरा कदर नजरियाती इजाफे नहीं हुए मार्क्सिज्म की थ्योरी के अंदर, लिहाजा वो इस पूरी चीज़ से इनकार करते हैं। और कुछ हमारे साथी हैं जिनकी तादाद हमारी पार्टी में और आपकी पार्टी में ज़्यादा है, वो है माओ-तंग फिक्र पे खड़े। ये हमारे वो साथी हैं जो हमारे नजरियाती उस्ताद हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे साथी हैं, लेकिन उसकी 1970 की दिहाई के बाद की जद्दोजहद और दुनिया भर में जो जारी नजरियाती इर्तिका का अमल पेश आया, शायद उससे नावाकिफ़ हैं, या अगर नावाकिफ़ नहीं है तो शायद इन तक वो नजरियाती इजाफे पेश नहीं किए गए, लिहाजा वो माओ-तंग फिक्र से माओइज्म तक का सफ़र नहीं तय कर पाए। हमारे ख्याल में ये दोनों जो अमाल हैं, ये दोनों नजरियाती, इनमें नजरियाती दुरुस्तगी की ज़रूरत है। जो लोग माओइज्म को मानते ही नहीं हैं, माओ-तंग फिक्र के इजाफों को नहीं मानते, वो भी गलत खड़े हैं, और जो माओ-तंग फिक्र पे खड़े हैं और उससे माओइज्म तक का सफ़र नहीं तय कर पा रहे, वो भी गलती कर रहे हैं। क्योंकि ये दोनों गलतियों की वजह से वो ये बात से इनकार कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं कि ठोस मारूजी हालात जो हमारी दुनिया के हैं, उन ठोस मारूजी हालात में थ्योरी का इर्तिका आज जद्दोजहद को किस मोड़ पर ले आया है और आज किस किस्म की जद्दोजहद की ज़रूरत है। इसी वजह से हम 3-4 रुझानात देखते हैं अपनी तहरीक के अंदर। हम देखते हैं कि हमारी
बाएं बाजू की तहरीक के अंदर लिबरलिज्म यानी आज़ाद ख्याली जो है वो हर जगह फैली हुई है और हमारी पार्टियों के अंदर, हमारी तहरीकों के अंदर, हमारे फ्रंट्स के अंदर रची बसी हुई है। उसकी इनफरादियत पसंदी, उसकी मिडिल क्लास सियासत और उसकी तरमीम पसंदी और इस्लाह पसंदी जो हमें महज कानूनी स्ट्रगल के अंदर रखना चाहती है, यानी कि वो राइट्स की जद्दोजहद और लीगल जद्दोजहद से बाहर नहीं हमें निकलने देना चाहती। दूसरी तरफ हमें नजर आता है कि जदीद तरमीम पसंदी की बहुत सारी सूरतें जो हमारी तहरीकों के अंदर रची बसी हुई हैं। इससे मेरी मुराद क्या है जदीद तरमीम पसंदी से? एनजीओइज्म यानी ठोस अवामी ताकत के मुतबादिल अदारे बनाने की बजाय फंडिंग और प्रोजेक्ट की बेसिस पे अवाम में काम करना, जो हमें अवामी ताकत बनाने की बजाय अवाम को इस्तेमाल करने की तरफ ले जाता है। इसी तरह जदीद तरमीम पसंदी से मेरी क्या मुराद है? जदीद तरमीम पसंदी से मेरी ये भी मुराद है कि वो तमाम चीज़ें जो हमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के नाम पे या लिबरल लेफ्ट के नाम पे या इस्लाह पसंदी के नाम पे इनकलाबी रास्ते से ना सिर्फ दूर लेके जाती हैं बल्कि जारी इनकलाबी जद्दोजहदों को नुकसान भी पहुंचाती हैं और उनको अहम जद्दोजहदें तस्लीम नहीं कर पाती। ये दोनों गलतियां हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है, क्योंकि आपको पता है, हमें पता है कि आज हम जिस मुल्क में बैठे हैं वहाँ पर ये दोनों जद्दोजहदों से, इन दोनों नज़रियात से लड़ने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में, और जो मैं आपके सामने आज फलसफा पेश करूंगा, इनसे लड़ने का सबसे अच्छा और ताकतवर हथियार इस वक्त दुनिया जहां के मजदूरों और किसानों के पास एक ही है और उसका नाम है मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म। वो वाहिद तरीका है जिसके जरिए हम इन रविशों से लड़कर अपनी तहरीकों के अंदर दोबारा से वो एनर्जी डाल सकते हैं, जज्बा डाल सकते हैं, जिसके जरिए हम हकीकी मायनों में अवाम से जुड़कर, अवाम को अपना उस्ताद मानकर मजदूर किसान जद्दोजहद कर सके। लिहाजा आज ये तमहीद मैं इसलिए बांध रहा हूं कि ये लेक्चर देने का मकसद ये है कि हम तमाम साथी जो नजरियाती आपस में रिश्ते रखते हैं, हम इस अमल में चले जाएं कि हम अपनी तंजीमों और तहरीकों के अंदर इन रुझानात से लड़ पाएं और वो लड़ाई करने के लिए हमें माओइज्म का साथ लेने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं बात शुरू करता हूं बहुत मुख्तसर सी, क्योंकि दोस्त यहाँ वाकिफ़ है मार्क्स, लेनिन, माओ फिक्र से, तो मैं बहुत मुख्तसरन, बस क्योंकि जो नौजवान साथी हैं जो शायद पहले नहीं वाकिफ़, उनके लिए बहुत मुख्तसरन आपको मार्क्स, लेनिन से माओ तक ले जाना चाह रहा हूँ ज़रा, ठीक है? बहुत मुख्तसरन, मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये नज़रियाती बहसें हमारे अंदर अक्सर हो चुकी हैं और हम थ्योरी पढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जो मार्क्सिज्म का फ़लसफ़ा है और मार्क्स है, उसका बुनियादी सवाल जो है वो क्या है कि मार्क्स सरमाया दराना निज़ाम के अंदरूनी तज़ादात हमारे लिए खोल के रखता है और वाज़े करता है। मार्क्स और एंगल्स की तहरीरों से और उनके काम से और उनकी जो प्रैक्टिकल जद्दोजहद है उससे हमें सरमाया दराना निज़ाम के अंदर के तज़ादात नज़र आते हैं और वो मार्क्सिज्म को एक साइंस, एक इनकलाब की साइंस के तौर पर डेवलप करते हैं, जिसका फ़लसफ़ा जो है वो जदलियाती मादियत और तारीख़ी मादियत तय पाता है, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, जो आज के मौजूदा समाज को समझने और तारीख़ के अंदर हमारे समाज का जो सोसाइटी का इर्तिका है उसको समझने के लिए हमारी मदद करते हैं और उसको मजदूरों और क्लास स्ट्रगल और तबकाती जद्दोजहद के एंगल से देखने में हमारी मदद करते हैं। अब ये जो पूरा अमल है मार्क्सिज्म का, ये आप जानते हैं कि हम मार्क्सिज्म को अक्सर जब डिफ़ाइन करते हैं, मार्क्सिज्म की तारीफ़ करते हैं, तो हम कहते हैं मार्क्सिज्म के 3 हिस्से हैं। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि मार्क्सिज्म के 3 हिस्से हैं। वो क्या 3 हिस्से हैं? मार्क्सिज्म का फ़लसफ़ा है जिसको हम डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म कहते हैं, यानी जदलियाती मादियत और तारीख़ी मादियत। दूसरा मार्क्सिज्म की पॉलिटिकल इकोनॉमी है, यानी उसकी सियासी मुआशियात है जो कि सोशलिस्ट समाज के क़याम में हमारी मदद करती है। और तीसरा साइंटिफिक सोशलिज्म है, यानी इनकलाब लाने का तरीका, क्योंकि मार्क्स भी जैसे कहता है और हम अक्सर कहते हैं कि मार्क्सिज्म जो है वो सिर्फ दुनिया को समझने की साइंस नहीं है, ये दुनिया को बदलने की साइंस है। तो लिहाजा हम दुनिया को बदलने का जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो ठोस तरीका है जो हमारी दुनिया जहाँ की इनकलाबी जद्दोजहदों से मुसलसल इर्तिका के अमल में रहता है और उससे इजाफों के ज़रिए हम सीखते हैं कि आज इस मुआशरे में किस किस्म का अमल करने से इनकलाब आ सकता है। तो उसको हम साइंटिफिक सोशलिज्म कहते हैं। और ये तीनों जो हिस्से हैं मार्क्सिज्म के, ये मुसलसल दुनिया के अंदर जारी तबकाती जद्दोजहद के ज़रिए इर्तिका के अमल में रहते हैं और उससे बढ़ते हैं। मार्क्स जो बात करता है और बाद में कॉमरेड माओ भी बात करते हैं, जिनकी आज तस्वीर के नीचे हम बैठे हैं, वो बात ये करते हैं कि ये जो जद्दोजहद है तबकाती, ये लीप्स और बाउंड्स में बढ़ती है, यानी कि जद्दोजहद हर वक्त चल रही है, हर जगह जहाँ जहाँ तबकाती तजाद मौजूद है। और इस जद्दोजहद के अंदर बहुत सारे लोग इनकलाबी अमल में जाते हैं और अक्सर बड़ी लीप्स आती हैं, यानी कि बड़े इनकलाबात आते हैं जिनके ज़रिए इसके अंदर इतने बड़े इजाफे होते हैं कि हम कहते हैं ये जद्दोजहद अगले फेज़ में चली गई। ये बात बस आपको क्लियर करनी ज़रूरी थी कि अगले फेज़ में जाने का मतलब ये है कि जो मार्क्सिज्म के ये तीनों हिस्से हैं, मार्क्सिज्म का फ़लसफ़ा, डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, मार्क्सिज्म की सियासी माशियात और मार्क्सिज्म का साइंटिफिक सोशलिज्म का तरीक़ेकार, इन तीनों के अंदर इजाफा हो और बड़ा इजाफा हो नए हालात के मुताबिक, तो हम कहते हैं कि मार्क्सिज्म अगले फेज़ में चला गया। और इसीलिए जब रूस का इनकलाब हुआ, जो दुनिया के लिए एक आलमी आफाकी नौइयत का इनकलाब है,
जिसके अंदर सोवियत यूनियन आती है और दुनिया की पहली मजदूर रियासत कायम होती है, यानी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट कायम होती है, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर जो कॉमरेड लेनिन और उनके साथियों ने, बोल्शेविक पार्टी ने जो तजर्बात किए, उनसे जो हम नताइज अखज़ करते हैं, वो वाले नताइज जो आफाकी नौयत के हैं, यानी कि वो यूनिवर्सल हैं, दुनिया भर में अप्लाई किए जा सकते हैं, वो मार्क्सिज्म से हमें मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के स्टेज पे ले जाते हैं। यहाँ तक ज़्यादातर लोगों का मार्क्सिस्ट तहरीक के अंदर, बाएं बाजू की तहरीक के अंदर इख्तलाफ नहीं है। हम मार्क्सिज्म से मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के स्टेज पे जाते हैं। वो बुनियादी तौर पे क्या है, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, सिंपल अल्फाज में, कि लेनिनिज्म की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन कॉमरेड स्टालिन देते हैं, जो उनकी किताब है फंडामेंटल्स ऑफ लेनिनिज्म। अक्सर कॉमरेड स्टालिन पे स्टालिनिस्ट होने का या स्टालिनिज्म बनाने का टैग लगाया जाता है, लेकिन स्टालिनिज्म कोई चीज़ नहीं है। उनकी सबसे मशहूर किताब का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ लेनिनिज्म, जिसके अंदर वो लेनिनिज्म की तारीफ करते हैं। और लेनिनिज्म की डेफिनेशन वो क्या देते हैं, वो कहते हैं कि लेनिनिज्म की डेफिनेशन ये है कि लेनिनिज्म है इंपीरियलिज्म के अहद का मार्क्सिज्म, यानी जहां मार्क्स एक सरमायादाराना निज़ाम के अंदरूनी तजाद को देख रहा है, कॉमरेड लेनिन इंपीरियलिज्म, और आपको पता है दोनों जंग अजीम के दौरान जब वो काम करते हैं तो वो अपनी किताब भी लिखते हैं, जब इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, तो वो कैपिटलिज्म सरमायादाराना निज़ाम जब अपनी मंडी से निकल के दूसरी मंडियों पे काबिज होता है और उसके ज़रिए जो इस्तेसाल होता है उसकी तारीफ करते हैं और उसको इंपीरियलिज्म कहते हैं। तो इंपीरियलिज्म का लफ्ज़ आपने बड़ा इस्तेमाल होता हुआ सुना होगा, पाकिस्तान में खासतौर पर साम्राज्य का लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता हुआ सुनते हैं, लेकिन हमारी जो मार्क्सिस्ट माओइस्ट डेफिनेशन है इंपीरियलिज्म की, वो थोड़ी मुख्तलिफ है लोगों से। हम इंपीरियलिज्म और सरमायादाराना निज़ाम को दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं समझते। इंपीरियलिज्म कॉमरेड लेनिन के नज़दीक सरमायादाराना निज़ाम की ही शक्ल है और उसका अगला स्टेज है। दूसरा लेनिन कहता है, स्टालिन कहता है कि लेनिनिज्म की दूसरी तारीफ ये है कि ये प्रोलितारिया इनकलाब की थ्योरी और टैक्टिक्स हैं। यानी लेनिनिज्म हमें, मार्क्स के पास पार्टी का तस्वुर आपको पता है नहीं है, मार्क्स हमें तारीखी इर्तिका तो समझाता है लेकिन इनकलाब लाना किस तरह से नहीं समझा पाता। और आज कॉमरेड अजीम के लेक्चर में आप इसको फलसफे के एंगल से बहुत खूबसूरती से समझेंगे, किस तरह माओ उसको आगे बढ़ाता है और ग्रामशी और उसकी पूरी डिबेट को। और तीसरा कॉमरेड स्टालिन कहते हैं कि ये फलसफा लेनिनिज्म का जो है, ये फलसफा है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, यानी मजदूरों की हाकमियत कायम करने का और उनकी रियासत बनाने का तरीक़ेकार। तो लिहाजा ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं और ये तीनों इजाफे मार्क्सिज्म के फलसफे के अंदर होते हैं कॉमरेड लेनिन के कामयाब इनकलाबी जद्दोजहद के नतीजे में, तो हम कहते हैं कि मार्क्सिज्म अपने अगले अमल में दाखिल हो गया, जिसको मार्क्सिज्म लेनिनिज्म कहा जाता है। यहां तक तो अब हम सारे क्लियर हैं। यहां से आगे कंट्रोवर्शियल बातें थोड़ी सी शुरू करते हैं, ठीक है। यहां से आगे आता है माओइज्म। और माओइज्म क्या है? कॉमरेड माओ के साथ सबसे बड़ी जो ज्यादती की जाती है हमारे दानिश्वर हलकों की तरफ से, एक तो ज्यादती जो है वो थोड़ी सी ये है कि उनको फलसफी ही नहीं माना जाता और यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाया जाता, जिस तरह मार्क्स और लेनिन को फिर लोग पढ़ा देते हैं। सबसे बड़ी ज्यादती की जाती है कि जी वो उसने चीन का इनकलाब लाया और किसानों को साथ मिला लिया, ये उसका बड़ा काम था। लेकिन ये उसका वाहिद काम नहीं था, ये उसके कई 100 कामों में से एक काम था। असल में तो माओ ने कॉमरेड लेनिन के बाद जो दुनिया के हालात के अंदर अगला इर्तिका आता है, और ख़ास तौर पे दूसरी जंग अजीम के बाद तीसरी दुनिया के ममालिक के अंदर, यानी हम जैसे जो नीम जागीरदाराना, नीम सरमायादाराना और नीम नौबादियाती ममालिक हैं, उनके अंदर जो सूरत हाल है जहाँ पे पुरानी जागीरदारी भी कायम है, गुमाश्ता दलाल सरमायादारी भी आ चुकी है जो कि साम्राज्य की इमा पर आई है और हमारे ऊपर साम्राज्य का तसल्लुत है। इन मुल्कों के अंदर इनकलाब लाने का तरीका दिखाया हमें, और दुनिया के अंदर जारी कौमी आज़ादी की जद्दोजहद, जो आज सिंध के लिए भी अहम है, ये सवाल बलूचिस्तान के लिए भी अहम है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए अहम है, उनके अंदर इनकलाब लाने का तरीका दिखाया। तो लिहाजा हम ये कहते हैं, जब हम कहते हैं कि ये तीसरा स्टेप है, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मार्क्स के बाद, लेनिन के बाद माओ ने मार्क्सिज्म के तीनों चीज़ों के अंदर, यानी मार्क्सिज्म के फलसफे के अंदर, उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर और साइंटिफिक सोशलिज्म के तरीक़ेकार के अंदर बहुत बड़े इजाफे किए, जिसकी वजह से हम तीसरे स्टेज पे आ जाते हैं। अब मैं तारीख की तरफ जाने लगा हूं, लेकिन तारीख से पहले मैं थोड़ा सा आपको, ये माजरा थोड़ा ठंडा गर्म हो रहा है, पंजाब में सर्दी ज़्यादा थी, इधर थोड़ा सा कराची में गर्मी ज़्यादा थी, इधर इसको उतारे तो थोड़ी सर्दी लगती है, पहने थोड़ी गर्मी लगती है। अच्छा, तो अब मार्क्सिज्म के फलसफे के अंदर कॉमरेड माओ क्या इजाफे करते हैं, ठीक है, मैं इनको गिनवाऊंगा क्योंकि इनकी बहस आपको पता है लंबी नजरियाती बहस है। मैं तारीख से आज आपको वाकिफ करना चाह रहा हूं, और वो तारीख जो हमारे लिए भी नई है तो आपसे शेयर करना जरूरी है, हमारा फर्ज बनता है। लेकिन वो इजाफे मैं आपको गिनवा देता हूं, ठीक है। आपने इनमें से अक्सर चीज़ों का नाम सुना होगा, बल्कि कॉमरेड रसूल बख्श पलीजो को अगर आप पढ़ें तो वो उनमें से अक्सर इजाफों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं सिंध के समाज के अंदर, तो आप सब साथी इनसे वाकिफ हैं। माओ क्या इजाफे करता है? सबसे पहले तो माओ जो है वो मार्क्सिज्म के फलसफे के अंदर इजाफा करता है।
क्या इजाफे करता है? पहला इजाफा वो ये करता है कि वो जो डायलेक्टिक्स जदलियात की साइंस है उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन यानी तजादात का इजाफा करता है। अब लोग अक्सर कहते हैं लेनिन के पास भी तजादात मौजूद है, लेनिन तजादात को देख रहा है, बिल्कुल दुरुस्त है, देख रहा है। मार्क्स भी तजादात को देख रहा है, एंगल्स भी तजादात को देख रहा है। लेकिन माओ जो है तजादात के अंदर फंडामेंटल लॉज जो तजादात के हैं कि बुनियादी तजाद क्या होगा और सेकेंडरी तजाद क्या होगा, लड़ाका तजाद क्या होता है यानी कौन सा तजाद लड़के हल हो सकता है और कौन सा तजाद अवाम के आपस का तजाद है, नॉन एंटेगनिस्टिक कॉन्ट्रडिक्शन है जिसको अवाम के अंदर सियासी तंजीम साजी के जरिए हल किया जा सकता है, उनके दरमियान फर्क बताता है। माओ का दूसरा बड़ा इजाफा फलसफे के अंदर है कि माओ हमें थ्योरी ऑफ नॉलेज देता है कि असल इल्म कहां से आता है। आपको याद होगा कि पुराने मार्क्सी फलसफे के अंदर या ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट फलसफे के अंदर थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है वो बड़ी मैकेनिकल है। माओ बताता है, उसको आगे बढ़ाता है और कहता है कि नहीं, थ्योरी जो नॉलेज है, जो इल्म है, वो असल में प्रैक्टिस से निकलता है। जो किताबों से पढ़ा हुआ और माशरे को ऑब्जर्व करके इल्म है वो परसेप्टिव नॉलेज है। उसको आप कंसीव करते हो, अवाम के पास ले जाते हो और अवाम के अंदर मुसलसल जद्दोजहद के जरिए उस इल्म को वेरीफाई करते हो, तब वो इल्म की शक्ल इख्तियार करता है। लेकिन फिर उसको अपने पास लेके आना जरूरी है फिर, और ये सर्कल कभी रुकता नहीं है। नए तजादात के अंदर नया इल्म पैदा होता रहता है जब उनसे आप लड़ने की कोशिश करते रहते हो। तीसरा, माओ इन दोनों जो फलसफियाना माओ की तख्लीकात हैं, माओ जो इजाफे करता है डायलेक्टिक्स के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन का, तजाद का फलसफा और नॉलेज का फलसफा, इन दोनों को सियासत पे लगाता है और बताता है किस तरह सियासत के अंदर इन दोनों को इस्तेमाल करने के लिए मास लाइन की जरूरत है। वो जो आपने माओ का मशहूर फिक्रा सुना होगा, फ्रॉम द मासेस टू द मासेस, अवाम से अवाम तक, राइट। वो पूरा एक फलसफा है किस तरह अवाम से लेकर चीजें अवाम तक लेके जानी है और इस तरह से इल्म जो है वो वेरीफाई करना है, पैदा करना है और सीखना है। इसी तरह जहां पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात आती है, आपको मेरे से बेहतर पता है कि माओ जो है वो डायलेक्टिक्स को, तजादात के फलसफे को लगाकर सबसे बड़ा इजाफा ये करता है कि जहां पुरानी मार्क्सिस्ट सोच जो है वो एक मैकेनिकल सोच पे खड़ी है कि जी बेस होती है एक मुआशरे की, एक मुआशी बुनियाद होती है, वो उसका मुआशी निज़ाम है और उसकी बुनियाद पर सुपर स्ट्रक्चर बनता है, कानून, आइडियोलॉजी, जो हमारा कल्चर है, ये तमाम चीज़ें सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो पुरानी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि बेस बदलती है तो ये चीज़ें बदलती हैं। माओ दिखाता है अपनी अमली जदोजहद के जरिए कि नहीं, जदलियाती तौर पे सुपर स्ट्रक्चर भी बेस पे अपना असर छोड़ता है, तो लिहाजा सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आप बदलाव करने से भी बेस को बदल सकते हो। तो जो चीन के अंदर लड़ाई फिर माओ की हुई अपनी पार्टी के अंदर कि प्रोडक्टिव फोर्सेस को बढ़ाना है, यानी पैदावारी कुव्वतों को बढ़ाना है, पैदावारी ताल्लुकात को बढ़ाना है, माओ कहता है नहीं, पैदावारी कुव्वतें ऑन इट्स ओन तो नहीं बढ़ानी, सिर्फ आपने सियासत के अंदर मार्क्सिस्ट सियासत और इनकलाबी सियासत जारी रखनी है और सियासत को कमांड में रखना है, पॉलिटिक्स इन कमांड, और प्रोडक्टिव फोर्सेस साथ साथ बढ़ानी है। प्रोडक्टिव फोर्सेस को अपने ऊपर नहीं लगाने लगा, जब तक प्रोडक्टिव फोर्सेस नहीं बदलेंगी हम सोशलिस्ट समाज नहीं बन सकते। क्योंकि माओ तो एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जी रहा है ना जहां मार्क्स वाले हालात ही नहीं पैदा हुए, वहां पे तो आई नहीं सरमायादारी उस तरह से। अब माओ क्या कहे कि मैंने इनकलाब नहीं लाना जब तक इंडस्ट्री नहीं लगती। अब हम 70 साल से इंतजार कर रहे हैं, इंडस्ट्री नहीं लगी, हम इनकलाब ना लाएं, हमने तो इनकलाब लाना है क्योंकि हमारी जरूरत है। तो फिर हम देखेंगे, और आज अजीम साहब का लेक्चर भी देखेगा किस तरह से हम उसमें काम करते हैं। इसके बाद जो माओ अगला इजाफा करता है वो सोवियत सोशलिज्म का, सोवियत इकोनॉमी का जो है तनकीद करता है और वो देखता है किस तरह से सोवियत इकोनॉमी ने कुछ गलतियां की जो हमने नहीं दोहरानी। ये बहुत अहम गलतियां थी जिसमें आपको पता है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हुई गलतियां, पैदावारी ताकतों को बढ़ाने के बदले जो पैदावारी रिश्तों के ऊपर नुकसान हुआ उसकी गलतियां, एग्रीकल्चर पीछे रह गई, इंडस्ट्री आगे रह गई, इस तरह की गलतियां। और आखिर में जो सबसे अहम मेरे नज़दीक इजाफा है वो है कि माओ इनकलाब लाने के तरीके कार के अंदर इजाफे करता है और ये वो अहम है, ये वो चीज़ें जो आपने अक्सर सुनी होंगी। क्या करता है? पहला तो वो बताता है कि मार्क्स और लेनिन के नज़दीक जिस तरह तबका एक इकोनॉमिक कैटेगरी है, एक मुआशी कैटेगरी है, माओ उसको सिर्फ मुआशी कैटेगरी से निकालता है और तबके को अपनी आइडियोलॉजी यानी अपने नजरिए के साथ जोड़ता है कि हर तबके का एक नजरिया भी होता है और वो नजरिया किस तरह हमारी तहरीकों के अंदर आता है। हर तबके की एक सियासत भी होती है और हर तबके की इकोनॉमिक्स तो है ही है। लिहाजा माओ तबके को एक मुआशी ढांचे के तौर की बजाय तबके को एक पावर की हायरार्की यानी ताकत की हायरार्की जो है हमारे मुआशरे के अंदर, उसके अंदर देखता है और उसके नजरियात किस तरह से हमें इफेक्ट करते हैं उनको देखने की कोशिश करता है। इसी तरह माओ देखता है कि इनके नजरियात हमारी पार्टी और हमारी तहरीकों को किस तरह से इफेक्ट होते हैं। माओ ये बताता है कि किस तरह से आज दुनिया में इनकलाब लाने के लिए रेवोल्यूशनरी वायलेंस जरूरी है। वायलेंट थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन जो है, फेनॉन का भी अक्सर आपने नाम सुना होगा, आपने सुना होगा लातीनी अमेरिका और अफ्रीका की जदोजहदों के अंदर ये इस्तेमाल हुई और हमारे खित्ते में भी इस्तेमाल हुई कि रेवोल्यूशनरी वायलेंस के बगैर इनकलाब नहीं आ सकता। और तीसरी दुनिया जो कि सेमी कॉलोनियल, सेमी फ्यूडल ममालिक हैं, यानी नीम नौबादियाती और नीम जागीरदाराना ममालिक हैं हमारे जैसे, उनके अंदर ये जदोजहद जो है ये प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर, मुसल्लह अवामी जंग के जरिए हो सकती है। वो बताता है किस तरह से ये जंग जो है ये पेरिफेरी से सेंटर की तरफ आएगी
यानी हाशिए से जो आपका मेन सेंटर ऑफ पावर है उसकी तरफ आएगी, किस तरह से ये लड़ी जाएगी। इसी तरह माओ बताता है कि लेनिन खड़ा है प्रोलेटारिया डिक्टेटरशिप पे। माओ बताता है कि यहाँ पे तो मजदूर तबका, एक मजदूर तबका और एक सरमाएदार तबका है ही नहीं। यहाँ पे तो नीम मजदूर भी है, खेत मजदूर भी है, छोटा किसान भी है, दरमियाना किसान भी है, अमीर किसान भी है, जागीरदार भी मौजूद है, सरमायादार भी मौजूद है, साम्राज्य भी मौजूद है। तो यहाँ पे वो बताता है किस तरह से एक नई किस्म का सोशलिस्ट रियासत कायम करने के लिए इनकलाब करना पड़ेगा, जिसे वो कहता है न्यू डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, यानी चार दोस्त तबकात की चार दुश्मन तबकात से जंग। और इसको बहुत अच्छे तरीके से सिंध के समाज में पलीजो साहब भी समझाते हैं। आपको पता है जिस तरह से वो निशानदेही करते हैं कि सिंध के अंदर दोस्त तबकात कौन है हमारे, और सिंध की जद्दोजहद के दोस्त तबकात कौन है, ये पलीजो साहब बताते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसी के बाद वो बताता है हमें कि हमारे इनकलाब के 3 हथियार क्या होंगे। आपने सुना होगा अक्सर ये 3 हथियार इनकलाब के, पार्टी, आर्मी, यूनाइटेड फ्रंट। पार्टी वो बताता है किस तरह की होगी। हमने दानिश्वरों की बुर्जुआ पार्टी नहीं बनानी, हमने वैनगार्ड पार्टी नहीं बनानी, हमने लेनिन से आगे निकलना है, हमने पार्टी को अवाम से जोड़ना है और अवाम से लाइन लानी है। दानिश्वर लाइन नहीं देंगे, लाइन हम अवाम से खींच के लाएंगे। इसी तरह आर्मी कैसी होगी, ये बुर्जुआ आर्मी या सरमायादाराना रियासत की आर्मी की तरह नहीं होगी, ये अवाम पे बोझ नहीं होगी, अवाम से निकलेगी, अवाम में जाएगी। वो जो माओ का फेमस फिक्रा है, आपने सुना होगा कि कम्युनिस्ट या जो पीपल्स गुरीला होता है वो अवाम के अंदर इस तरह होता है जिस तरह समंदर के अंदर मछली, अवाम के अंदर रचा बसा होता है। इसी तरह यूनाइटेड फ्रंट के मजलूम तबकात का फ्रंट किस तरह बनाना है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा पार्टियों के फ्रंट बनते हैं, वो बताता है मजलूम तबकात का फ्रंट इनकलाब के लिए क्यों जरूरी है, जिसकी क़यादत में मजदूर किसान लीडरशिप हो। तो ये वो तमाम इजाफे हैं जो माओ करता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और एक बहुत बड़ा इजाफा सकाफती इनकलाब का, कल्चरल रेवोल्यूशन का, कि जहां स्टालिन इस बात को नहीं समझता कि इनकलाब के बाद भी तबकाती जद्दोजहद जारी रहती है। माओ कहता है नहीं, जब तक दुनिया के अंदर तबकात मौजूद हैं, उन तबकात के नजरियात आपकी अपनी पार्टी को इफेक्ट करेंगे, आपकी तहरीक को इफेक्ट करेंगे। तो आपको याद है माओ को मशहूर मजमून, माओ चेयरमैन है पार्टी का चाइना की, और मजमून लिखता है बॉम्ब द पार्टी हेडक्वार्टर्स, पार्टी हेडक्वार्टर्स पे बम फाड़ दो। चेयरमैन है पार्टी का, कह रहा है पार्टी हेड, क्यों कह रहा है? वो कह रहा है जब उसे पूछा जाता है कि यार तुम किसके खिलाफ लड़ रहे हो, हम तो इनकलाब ले आए हैं, तो अब बुर्जुआ कहाँ है, सरमायादार कहाँ है? कहता पार्टी के अंदर है। कहने का उसका मतलब ये था कि सरमायादाराना सोच पार्टी को तब तक इफेक्ट करती रहेगी जब तक हमारे समाज में तबकात मौजूद हैं। लिहाजा उनसे लड़ने के लिए हमें सकाफती इनकलाब भी चाहिए, जिसको वो कल्चरल रेवोल्यूशन कहता है। और ये बहुत बड़ा इजाफा था। और उस कल्चरल रेवोल्यूशन के नतीजे में 60 की दिहाई में माओ की थॉट जो है वो दुनिया भर में फैलती है। हमारे यहाँ 68 की जद्दोजहद होती है, मजदूर किसान पार्टी का कयाम अमल में आता है, अवामी तहरीक की टेंडेंसी निकलती है, दीगर माओइस्ट ग्रुप निकलते हैं, कश्मीर में बैरिस्टर कुर्बान, बाबा खैर बख्श मरी बलूचिस्तान के अंदर, और दीगर साथी जो माओ फिक्र पे खड़े होते हैं। और सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, दुनिया भर के अंदर, यहाँ तक कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी माओइस्ट ग्रुप्स तश्कील पाते हैं। आपने सुना होगा ब्लैक पैंथर पार्टी का जिक्र सुना होगा, आपने इटली और फ्रांस की माओइस्टों की जद्दोजहद का सुना होगा। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर नक्सलबारी का वाकया होता है, वगैरह वगैरह। अब यहां तक मैंने आपको बता दिया, मैं जरा तारीख पे जाना चाहता हूं, ठीक है? ये बोरिंग पार्ट था, बोर तो नहीं हूं मैं अभी तक, आप पक्की बात है, साथ है मेरे, पीछे वाले भाई भी सारे साथ हैं, आवाज पहुंच रही है, बस बेहतरीन। अब मैं आपको तारीख बताता हूं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं कि यार ये इजाफे तो हमने आपको बता दिए ना, मैं बता रहा हूं माओ को पढ़ के कि जी ये उसने इजाफे किए फलसफे के अंदर, मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर। लेकिन मैंने ही आपको शुरू में कहा है कि इन फलसफों को, इन इजाफों को हमने माओ की तहरीरों से तो नहीं निकालना। माओ ने तो और भी बहुत कुछ लिखा, ये चीज़ें भी लिखी, इनमें से बहुत सारी चीज़ें माओ ने डेवलप नहीं की, या की तो इनकलाब के बाद की। क्या हमने इनको कहीं पे अप्लाई करके देखा है? क्या इनको हमने जद्दोजहद के अमल के जरिए वेरीफाई करके देखा है कि क्या ये साइंस वाकई ही इनकलाब की अगली सतह है कि नहीं? ये वो सफ़र है माओ तंग फिक्र से मार्क्सिज्म लेनिनिज्म माओइज्म का, जो मैं आज तय करना चाहता हूँ। तो इसकी तारीख बताने के लिए आपको मैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टियों ने इस अमल से गुजरी, मैं सबको नहीं बता सकता, मैंने 4 अहम तहरीकी तजर्बात आपके लिए चुने हैं। मैं आपको शुरू करना चाहता हूं कहानी पेरू से, जो 1982 के अंदर पहली पार्टी बनती है दुनिया की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पेरू, शाइनिंग पाथ, चेयरमैन गुंजालो का नाम आपने शायद सुना हो। पहली पार्टी बनती है दुनिया के अंदर जो ऐलान करती है 1982 में। माओ की डेथ कब होती है? 76 में। माओ तो अपने आप को मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कहता मरता है। माओ के बाद पार्टियां उसके तजर्बात से सीख के उनको जब अप्लाई करती है दुनिया के अंदर, तो इस नतीजे पहुंचती है कि नहीं, ये अगला स्टेज है, इसमें कुछ इजाफे हैं जो आज हमें अपनाने की जरूरत है, और वो आफाकी नौयत के हैं। तो पहली पार्टी जो बनती है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पेरू, शाइनिंग पाथ। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पेरू, शाइनिंग पाथ जो है, उसका मैं आपको मुख्तसर सा, अब मैं 4 पार्टियों से गुजरूंगा। आपको पेरू की जद्दोजहद बताऊंगा, इंडिया की जद्दोजहद बताऊंगा, नेपाल की और फिलीपीन की, क्योंकि ये हमसे करीब है, ठीक है? और इन सब की जो आलमी एक तंजीम थी, रिम, रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनलिस्ट मूवमेंट, उसके अंदर क्या हुआ। और कोशिश करूंगा कि 15-15 मिनट में सबसे कवर कर लूं, ताकि सवाल जवाब भी हो सके और अगला लेक्चर भी आप सुन सके, ठीक है? क्योंकि हम थोड़ा सा लेट शुरू हुए तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। दोस्तों, पेरू की पार्टी क्या करती है कि अब माओ तंग फिक्र दुनिया भर में फैला है, जिस तरह हमारे यहां पार्टी बनती है।
आपको पता है तमाम कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर वो नजरियाती डिबेट जो माओ और क्रूश्चेव के दरमियान हो रही है, यानी कि स्टालिन की मौत के बाद क्रूश्चेव आता है और क्रूश्चेव लेनिनिज्म से हट जाता है। वो कहता है नहीं, साम्राज्य से लड़ने की जरूरत नहीं है। वो 3 पीसफुल्स की थ्योरी देता है कि साम्राज्य के साथ बेहद वक्त जिंदा रहा जा सकता है, इलेक्शन के जरिए इनकलाब लाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो जब वो ये थ्योरी देता है तो माओ जो है उससे लड़ पड़ता है। माओ से लड़ने की क्या मुराद है कि चीन की पार्टी उसके खिलाफ लिखना शुरू करती है कि आलमी कम्युनिस्ट तहरीक जो है वो गुमराह ना हो। और जब ये लिखाई होती है तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ पर्चे लिखती हैं, जिनको हम ग्रेट डिबेट का नाम देते हैं। इस ग्रेट डिबेट के नतीजे में ही चीन के अंदर कल्चरल रेवोल्यूशन भी स्टार्ट होती है, सकाफती इनकलाब, क्योंकि माओ अपनी पार्टी से भी लड़ता है, अपनी पार्टी के अंदर जो सरमाया दलाना रुझान आ चुके होते हैं उनसे भी लड़ रहा है। तो लिहाजा ये डिबेट पूरी दुनिया की पार्टियों को इफेक्ट करती है। हमारे यहाँ भी आपको पता है नैप जो नेशनल अवामी पार्टी थी उसके अंदर स्प्लिट होता है। पहले हम सारे कम्युनिस्ट उसके अंदर बैठे होते थे, कॉम्परस भी जमातें उसके अंदर थी, फिर वहां से निकलते हैं हम सारे, उसके अंदर स्प्लिट होता है। रूस नवाज जो है वली खान वगैरह की सूरत में, सोशलिस्ट पार्टी की सूरत में, वर्कर्स पार्टी की सूरत में, और जो माओ नवाज धड़े हैं वो मजदूर किसान पार्टी की सूरत में, अवामी तहरीक की सूरत में, प्रोफेसर्स ग्रुप की सूरत में, बाद में कश्मीर में पीएनपी की सूरत में, उधर बंगाल में भाषानी साहब की सूरत में, बलोचिस्तान में खैर बख्तमरी की सूरत में निकलते हैं। ये वो लोग हैं जो मुसल्लह जदोजहद में भी जा रहे हैं। उस वक्त आपको याद है हश्तनगर हो रहा है, बलोचिस्तान के अंदर जदोजहद हो रही है, नक्सलबारी के अंदर हो रही है। जब बांग्लादेश अलहदा हो रहा है तो बांग्लादेश के 7 जिलों के अंदर माओइस्ट काबिज हैं, जिस वजह से इंडिया को भेजनी ही पड़ती है अपनी फौज, और मुक्ति बाहिनी और पाकिस्तानी फौज दोनों मिलकर उनको मारते हैं जो वहाँ पे लड़ रहे थे। और तकरीबन 7 जिलों के अंदर उनका काम इतना बड़ा था कि काबिज हो रहे थे, जो पूर्वा बंगला सरबहारा पार्टी बनाई थी सिराज सिकदर ने, जो भाषानी साहब के ग्रुप से निकले थे। तो ये पूरी एक हिस्ट्री है हमारी। पाकिस्तान की हिस्ट्री पे हम आखिर में आएंगे आज के स्कूल में। लेकिन अब पेरू में अंदर क्या होता है, कम्युनिस्ट पेरू के अंदर ये होता है कि पेरू के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी 1928 में बन चुकी थी, जिस तरह हमारे यहाँ 1920 के अंदर बनती है। और वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बनी थी, एक बहुत बड़े थ्योरिस्ट थे उनके इनकलाबी, उनके काम के गिर्द, जिनका नाम था होजे कार्लोस मैरियोटोगी। इनका नाम आपने शायद ना सुना हो, लेकिन ये लातीनी अमेरिका की जद्दोजहद के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि ये पहले मार्क्सी हैं जो बाकायदा अपने मुल्क के ठोस हालात का ठोस तज्जिया, क्लास एनालिसिस मार्क्सी नुक्ता नज़र से करते हैं। और एक किताब लिखते हैं या कुछ मज़ामीन लिखते हैं जो किताब की सूरत में छपते हैं, 7 इंटरप्रेटिव एसेज ऑन पेरूवियन रियलिटी, पेरू की असलियत के ऊपर 7 मज़ामीन। और ये पार्टी फिर चलती रहती है, ये लड़ाका पार्टी है, लेकिन बहुत जल्दी तरमीम पसंदी का शिकार हो जाती है, जिस तरह हमारे यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो जाती है। और फिर आपको पता है तेलंगाना के अंदर क्या होता है और किस तरह से हमारे किसानों की जद्दोजहद को धोखा भी दिया जाता है। तो इसी तरह वो पार्टी वहाँ पर भी करती है। अलबत्ता पेरू एक बड़ा छोटा मुल्क है। पेरू की इनकलाब, जब यहाँ पे इनकलाबी जदोजहद चलती है तो इनकी आबादी जो थी 1980 की दहाई में 18 मिलियन थी, 1 करोड़ 80 लाख, कराची से कम आबादी थी। बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेसाल ज़्यादा मुल्क था। इसके अंदर तकरीबन 60% आबादी जो थी इंडिजिनस आबादी थी। स्पेन की कॉलोनाइजेशन और साम्राज्य के बाद ये बरतानिया के साम्राज्य में रहे, फिर अमेरिका के साम्राज्य में रहे और आज तक मौजूद हैं। और अमेरिका उनके इलेक्शन इस तरह कंट्रोल करता है कि जिस तरह वो कुछ भी नहीं, आपको लगता है हमारे ऊपर है, ये तो बेचारा छोटा सा मुल्क है और अमेरिका के बिल्कुल पिछवाड़े के अंदर है, वहाँ पे लातीनी अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका की कंपनियाँ, एक एक कंपनी इनको कंट्रोल कर रही होती है और उनके इलेक्शन मैनेज करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब माओ मॉस्को स्प्लिट होता है, जब साइनो सोवियत स्प्लिट होता है, रूस की और चीन की डिबेट होती है, तो 1964 के अंदर वो डिबेट इनकी पार्टी के अंदर भी होती है। और उसके नतीजे में माओ नवाज धड़ा और रूस नवाज धड़ा अलहदा होते हैं। और माओ नवाज धड़ा जो है वो शक्ल इख्तियार करता है पेरूवियन कम्युनिस्ट पार्टी रेड फ्लैग की, यानी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी। आपको पता है ना, शुरू में जब नक्सलबारी बनता है तो अपने आपको मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी, सीपीआई से सीपीआई मार्क्सिस्ट निकलती है, उससे सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट निकलती है। तो इसी तरह पेरूवियन कम्युनिस्ट पार्टी, पेरू की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट निकलती है, जो 1964 में बनती है। लेकिन बहुत जल्द इस पार्टी के अंदर भी स्प्लिट होता है। अब ये कहानी तारीखी है थोड़ी सी, आपको इंटरेस्टिंग लग रही है या छोटी कर लूं? ठीक है, अच्छा, इसमें थोड़े से कुछ अहम असबाक निकालने, इसलिए मैं सुना रहा हूं आपको। इसके अंदर क्या होता है, इसके 3 मेन लीडर हैं। ठीक है, ज्यादा पेरू के ऊपर डिटेल लगाऊंगा, इंडिया और नेपाल और फिलीपीन से क्योंकि हम लोग वाकिफ है तो उससे कम टाइम लगाऊंगा उसके ऊपर। इसके 3 बड़े लीडर हैं, सेटर्मिनो पेरेडेस, होजे सोटोमायर और एबीमेल गुजमान, जिनका नाम हम जानते हैं चेयरमैन गुंजालो की सूरत में। मुश्किल नाम है, मैं भी मुश्किल से गलत मैंने प्रोनाउंस किए होंगे शायद। ठीक है, तो आपने मुझे कोर्ट नहीं करना, लोगों ने कहना प्रोफेसर गलत नाम आके बताता है। ठीक है, ये मुझे भी नहीं आते प्रोनाउंस करने। लेकिन इनका स्प्लिट होता है 1969 में, और चेयरमैन गुंजालो जो है वो अलहदा हो जाता है और वो माओइस्ट पार्टी बनाता है, जिसका नाम पड़ जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पेरू शाइनिंग पाथ, सेंडेरो लुमिनोसो। इसके बारे में बहुत सी दुनिया भर के अंदर गलत बातें मशहूर है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा रिप्रेशन का और इस्तेसाल का सामना किया। अलबत्ता इस पार्टी ने भी बहुत सारी गलतियां की, जिनके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन हमारे लिए देखना जरूरी है कि इस पार्टी ने किया क्या। अब ये जो पार्टी है ये बनती है 1969 के अंदर, और इनका नाम पड़ता है, इनका स्टूडेंट पर्चा था शाइनिंग पाथ, उससे
और वो नाम इनसे मंसूब हो जाता है। शाइनिंग पाथ जो है एक कॉल है कार्लोस मैरियोटोगी का, जो कहता है कि मार्क्सिज्म लेनिनिज्म विल ओपन द शाइनिंग पाथ टू रेवोल्यूशन। सो लिहाजा शाइनिंग पाथ का लफ्ज वहां से ये लेते हैं। अब ये जो है ये नारा क्या लगाते हैं, ये कहते हैं कि हमने, इसके दो मेन थ्योरिस्ट हैं, इसके अंदर दो मेन नजरियाती लीडर हैं, चेयरमैन गोंजालो और एक और है एंटोनियो डियाज मार्टिनेस। ये दोनों प्रोफेसर हैं। चेयरमैन गोंजालो फलसफे के प्रोफेसर हैं, दूसरे भाई जो हैं वो एग्रोनॉमिस्ट हैं, वो ज़री अमल को देखते हैं और ज़री पैदावार को देखते हैं। और ये दोनों जो है मेन थ्योरिस्ट हैं और ये उस दौरान चाइना भी जाते हैं 1970 की दहाई में, और माओ से और माओ की पार्टी से सीखते भी हैं, और वहाँ पे इनकी मुलाकातें होती हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, जहाँ पे इनको मिलिट्री और पॉलिटिकल ट्रेनिंग दोनों मिलती है। और इसी तरह जो मार्टिनेस साहब थे वो इस हद तक चाइनीज़ पार्टी के करीब थे कि जो फॉरेन लैंग्वेजेस प्रेस थी, उनका आलमी नशरियाती अदारा था, उसका जो स्पेनिश डिवीजन था उसके अंदर वो लिखते हुए और ट्रांसलेट भी करते थे। तो लिहाजा ये काम शुरू करते हैं। अब इनके पास पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी का केडर तो मौजूद है, लेकिन काम कैसे शुरू करते हैं? दोनों प्रोफेसर हैं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है सैन क्रिस्टोबाल यूनिवर्सिटी, उसके उस सूबे के अंदर पेरू के, जहां पे सबसे बड़ी आबादी थी इंडिजिनस पॉपुलेशन की, जिनको हम कहते हैं ना धरती धनी, आपके सिंधी के अंदर जो आपके असल बासी हैं, हमारे जो आदिवासी हैं, हमारे जो हारी हैं, हमारे जो दलित हैं, वहां उनकी जो आबादी थी उसके अंदर ये काम शुरू करते हैं। और सोशल इन्वेस्टिगेशन, जिस तरह माओ बताता है, माओ यूनान में जाके किसानों के अंदर सोशल इन्वेस्टिगेशन करता है, समाजी तहकीक के जरिए काम करते हैं। अब ये अजीब ही और वखरा ही तजर्बा है, इंडिया से, नेपाल से, हमारे से पेरू वाला वखरा ही तजर्बा है। शायद इस वजह से कि प्रोफेसर कर रहे थे, पता नहीं, ये प्रोफेसरों को लीडरशिप में नहीं आने देना चाहिए वैसे, लेकिन प्रोफेसर कर रहे थे। अब होता क्या है कि वो करते क्या है, ये लोग इतने साइंटिफिक तरीके से करते हैं कि सोशल इन्वेस्टिगेशन के लिए 10 साल ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इनका नारा पार्टी बनते ही क्या लगाते हैं कि सिर्फ तरमीम पसंदी की तनकीद, जिस तरह आज आप और मैं कर रहे हैं, सिर्फ तरमीम पसंदी की तनकीद करना जरूरी नहीं है, नाकाफी है। हमने तरमीम पसंदी की तनकीद करने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है। और अपनी जिम्मेदारी क्या है? इनकलाबी जद्दोजहद शुरू करने की। सिर्फ तरमीम पसंदी के खिलाफ बोलते नहीं जाना, इनकलाबी जद्दोजहद शुरू भी करनी है। तो शुरू करने के लिए अब उनको समाजी तहकीक चाहिए, अपने मारूजी हालात का, जिसको माओ कहता है ना, ठोस हालात का ठोस तज्जिया, कॉन्क्रीट एनालिसिस ऑफ कॉन्क्रीट कंडीशंस, वो करने की जरूरत है। तो वो ये करते हैं तकरीबन 100 के करीब पीएचडीओ की सूरत में। प्रोफेसर थे, इन्होंने अपने डिपार्टमेंट भरने शुरू कर दिए स्टूडेंट्स, वो असल में पार्टी मेंबर थे, नीचे वो तहबाजी तहकीक कर रहे थे, उससे उनकी पीएचडीयां करवाई। और इन्होंने 10 साल के अरसे में अपनी सोशल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की, और कंप्लीट करके 1980 में इन लोगों ने अवामी जंग के आगाज का ऐलान कर दिया। और उससे 1 साल पहले ये लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं और एक मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल बना लेते हैं, जिसमें ये तैयारी करते हैं जद्दोजहद की, और 1980 में ये अवामी जंग का आगाज कर देते हैं। इसी दौरान ये लोग माओवादी फिक्र को अप्लाई करते हुए मार्क्सिज्म लेनिनिज्म तक पहुंच जाते हैं। और 1980 के अंदर जब ये अवामी जंग का ऐलान करते हैं तो डायरेक्ट इनकी लड़ाई होती है अमेरिका के साथ, अमेरिकी साम्राज्य के साथ, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से कंट्रोल करता था सियासत को और मईशत को। उस वक्त 2 जर्नलों के दरमियान लड़ाई चल रही थी और इलेक्शन होने वाला था 1980 के अंदर। तो इनकी प्लानिंग देखें कि 1 मई 1980 को आगाज करते हैं जंग का ऐलानिया। हमारे यहाँ तो हुआ ना, हश्तनगर का वाकया हुआ, उसके गिर्द पार्टी बनी, नक्सलबारी का वाकया हुआ, किसान लड़ पड़े, उसके गिर्द पार्टी बनी। ये टाइम जगह ऐलान करके जंग शुरू करते हैं। 1 मई 1980 को जंग का ऐलान करते हैं। और क्यों करते हैं 1 मई को? एक 1 मई की निस्बत से, मगर दूसरा इस वजह से कि पेरू में इलेक्शन होने जा रहे थे। तो लिहाजा ऐलान कैसे करते हैं? उस वक्त की जो चाइनीज हुकूमत थी, उसकी जो एम्बेसी थी, वहां पे सफारत खाना था पेरू के अंदर, उसके बाहर एक मरा हुआ काला कुत्ता लटकाते हैं और ऐलान करते हैं कि जिन्होंने इनकलाब को धोखा दिया माओ की डेथ के बाद, हम भी उनको नहीं छोड़ेंगे। और ऐलान करने के बाद पहला अमल ये करते हैं कि 4 पोलिंग स्टेशन को उड़ा देते हैं और कहते हैं हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, हम इस इलेक्शन को, इस बुर्जुआ जमहूरियत को मानते नहीं हैं। लिहाजा इनकी लड़ाई चलती है और तकरीबन 12 साल अपने अरूज पर जाती है। 1992 तक ये लड़ाई चलती है। और इस दौरान बड़ा अमल है कि अमेरिका की हुकूमत और पेरू की हुकूमत मिलकर पोप को बुलाते हैं। कैथोलिक मुल्क है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आबादी क्रिश्चियन कैथोलिक है, वहाँ पे पोप को बुलाते हैं कि आके इनसे सुलह सफाई कराओ, ये तो लड़ पड़े हैं, तो हर जगह कब्जे करते जा रहे हैं। तो पोप आता है। तो जिस दिन पोप का त्यारा उतरना था, लीमा उनका सबसे बड़ा शहर है, तो उस दिन ये उस शहर की इतने ताकतवर हो चुकी थी ये पार्टी, उस दिन उस शहर की बिजली काट देते हैं। और वो शहर पहाड़ियों के दरमियान में है, तो पहाड़ियों के ऊपर ये घास को जला के हथौड़े दरांती बना देते हैं, ताकि जब उसका जहाज उतरा तो उसको बड़े बड़े हथौड़े दरांती आग की सूरत में चलते नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी इस किस्म की एडवेंचरस जो है हरकतें करते हैं। लिहाजा उसके बाद होता क्या है कि ये अपना रेवोल्यूशनरी वर्क निकालते हैं। और उस रेवोल्यूशनरी वर्क के दौरान ये बहुत सारे अहम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में, इनकी इस जद्दोजहद के नतीजे में, ये इस नतीजे पहुंचते हैं कि 1982 में ये एक पर्चा लिखते हैं और ऐलान करते हैं कि हम अपनी जद्दोजहद के जरिए इस नतीजे पहुंचे हैं कि आज की जद्दोजहद की गाइडिंग थॉट होनी चाहिए मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म, ना सिर्फ माओतंग फिक्र। लिहाजा ये जद्दोजहद जो है ये बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया,
और ये जदोजहद 12 साल चलती है अपने अरूज पे, उसके बाद भी चलती रहती है बहुत सालों तक, और आज भी छोटी मोटी बाकियात इसकी मौजूद है, पेरू में पार्टी मौजूद है, मगर ये जदोजहद का अरूज 12 साल का है, 82 से लेकर तकरीबन 80 से लेकर 92 तक। और उस दौरान ये जहां जहां काबिज होते हैं उस गांव के अंदर अवामी ताकत के अदारे बनाते हैं, अपनी हुकूमत कायम करते हैं, इंतजार नहीं कर रहे जब हुकूमत से जीतेंगे तो हुकूमत, जहां पे हमारा हल्का असर है वहां पे हम किसानों की तंजीम हुकूमत में लाएंगे, वहां पे हम मजदूरों की तंजीम हुकूमत में लाएंगे, आदिवासियों की तंजीम हुकूमत में लाएंगे, और बड़ी प्रोग्रेसिव पार्टी साबित होते हैं। तकरीबन 60% इनका केडर खवातीन पर मुश्तमिल है, और जहां जहां ये हुकूमत बनाते हैं उसके अंदर लीडरशिप में ज्यादातर खवातीन को लाते हैं। तो ये इनकी बड़ी एक खास बात थी। और एक बड़ा इजाफा ये करते हैं कि माओ ने तो देहातों से शहर की तरफ लड़ाई लड़ी, ये शहर को भी एनालाइज करते हैं कि शहर में लड़ाई कैसे लड़नी है, और इस नतीजे पहुंचते हैं कि माओ का फलसफा ना सिर्फ पूरे मुल्क पे और दुनिया पे लागू होता है कि दुनिया की पेरिफेरी से दुनिया का सेंटर, मुल्क की पेरिफेरी से दुनिया का मुल्क का सेंटर, बल्कि शहर पे भी लागू होता है। शहर की पेरिफेरी होती है क्योंकि सरमायादार डेवलपमेंट शहर के अंदर पेरिफेरी क्रिएट करती है। आप कभी कराची में देखें या हैदराबाद में देखें तो शहर के जो गिरदो नवा हैं वो आपको वर्किंग क्लास और गरीब इलाके मिलेंगे जहां पे सबसे ज्यादा इस्तेसाल हो रहा है। और जैसे जैसे आप शहर, जरूरी नहीं जोग्राफियाई सेंटर, शहर का जो इकोनॉमिक मुआशी सेंटर है उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको ऐसे इलाके मिलेंगे जो पॉश इलाके हैं, डीएचए बने हुए हैं, बैरियर टाउन बने हुए हैं, जिनके अंदर हर किस्म की याशी हो रही है। तो ये सरमायादाराना निज़ाम का एक तजाद मौजूद है। तो वो कहता है इस तजाद के अंदर हम शहरों के ऊपर भी काबिज हो सकते हैं अगर हम पेरिफेरी के अंदर काम करके शहर के वर्किंग क्लास इलाके से सेंटर की तरफ आए, वर्किंग क्लास इलाके के अंदर हमारी इतनी ताकत हो कि हम अपनी हुकूमत उसको कह सकें। तो लिहाजा ये तजर्बा करते हैं। अलबत्ता करनी ये होती है कि एक वाकया पेश आता है 1992 में। आपको पता है हमारे सारे उस ज़माने के जो दोस्त हैं पार्टियों के अंदर मजदूर और किसान होते हैं, मिडिल क्लास भी मौजूद होती है अक्सर, तो इनकी पार्टी के अंदर भी मिडिल क्लास मौजूद थी। तो एक कॉमरेड थी इनकी, उनके घर के अंदर चेयरमैन गोंजालो की सालगिरह मनाई जा रही थी और केक काटने लगे थे और सेंट्रल कमेटी मौजूद थी। तो सेंट्रल कमेटी को तजवीज़ है एक जगह ना इकट्ठा किया करें, इन्होंने इकट्ठा कर लिया, मुखबरी हो गई, पुलिस ने छापा मारा, पकड़ लिया, कुछ लोगों को मार दिया, चेयरमैन गोंजालो को अरेस्ट कर लिया। और एक बड़ी मशहूर तकरीर है उस वक्त 1992 की चेयरमैन गोंजालो की कि चेयरमैन गोंजालो को अरेस्ट करके मार नहीं पाते क्योंकि फ़ौरन इंटरनेशनल कैंपेन शुरू हो जाती है उनको बचाने के लिए। तो लिहाजा उनको एक पिंजरे में चारों तरफ से एक बड़े ऑडिटोरियम के अंदर पिंजरा फेंक के उसके अंदर रख के उनके कपड़े उसके ऊपर वो सफ़ेद और काले डाल के तो उसको दुनिया की मीडिया के सामने पेश करते हैं। और चेयरमैन गोंजालो एक बड़ी शानदार तकरीर करता है जिसमें माओइज्म का दफा करता है। खैर उसके बाद वो जेल में रहता है और पिछले 2 साल पहले उनकी वफात होती है। वो जेल में पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। उनकी वफात के बाद पार्टी जो है वो तितर बितर हो जाती है। पार्टी के अंदर बहुत सारे मसाइल थे, लीडरशिप अगली डेवलप शायद उस तरह से नहीं हो सकी थी जिस तरह से होनी चाहिए थी। लिहाजा इस सब के रिजल्ट में होता क्या है कि पार्टी जो है उसकी तहरीक चलती तो रहती है कुछ अर्सा, लेकिन कुछ झूठे खतूत लिखवाए जाते हैं चेयरमैन गोंजालो की तरफ से कि जी जेल से उसने लिखा है कि जंग रोक दो। तो लिहाजा कुछ लोग जो है वो वैसे ही डिसल्यूजन हो जाते हैं और जंग का जो है वो रुक जाता है। लेकिन आज भी कुछ पार्टियां दुनिया के अंदर गोंजालोइज्म पे खड़ी हैं। हम नहीं खड़े, हम इनको जो चेयरमैन गोंजालो और पेरू की पार्टी के जो फलसफा है इसको माओइज्म तक पहुंचने की राह में एक अहम जदोजहद समझते हैं और इनसे सीखते हैं, इनकी इज्जत करते हैं। लेकिन हम इनकी गलतियों से भी सीखना हमारा काम है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे दोस्त हैं हम कहेंगे उनकी कोई गलतियां नहीं की, उनकी गलतियों को भी देखना, हमारी पार्टी और हमारे लीडरान के साबिक लीडरान की गलतियों को भी देखना, हमारे माओतम फिगर की गलतियों को भी देखना हमारा काम है। क्योंकि नहीं तो हम में और तरमीम पसंदों में कोई फर्क नहीं रहेगा। हम मोहब्बत करने का अपने लीडरान से मकसद ये होता है कि हम उनकी तनकीद करें और आज के हालात में जो उनकी चीज़ें काम नहीं करती उनसे सीखें भी। तो लिहाजा आज 2 पार्टियां मौजूद हैं इनके बड़े फलसफे के ऊपर। मिलिटराइज्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पेरू जो पेरू के अंदर ही एक नई पार्टी बनी है इनके बाद दोबारा से, और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्राज़ील रेड फैक्शन के नाम से, वो भी इसके गोंजालो के फलसफे पे मौजूद है। तो लिहाजा गोंजालो का फलसफा जो है हमें माओतंग फिक्र से माओइज्म तक तो पहुंचा देता है कि ये माओतंग फिक्र के वो तजर्बात हैं जो आफाकी नौयत के हैं, दुनिया भर में लगाए जा सकते हैं। अलबत्ता चेयरमैन गोंजालो उसमें कुछ इजाफे भी करता है जिनसे लोग इख्तलाफात करते हैं। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ क्या थे, फिर मैं इंडिया और उसकी नेपाल में हूँ तो उन पर मैं बहुत कम टाइम लूंगा, इतना नहीं लूंगा। तो बुनियादी तौर पे इजाफे क्या करते हैं कि चेयरमैन गोंजालो कहता है कि जिस तरह माओ ने कहा था कि किसी मुल्क के अंदर इनकलाबी जदोजहद 3 मरहलों से गुजरती है। स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव, जब आप अपनी ताकत बना रहे हो, ताकत के दायरे बना रहे हैं। स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम, यानी जब आपकी अवामी ताकत रियासत की ताकत के बराबर खड़ी हो गई है। और ऑफेंसिव, जब आप स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव, जब आप ताकत पे काबिज होना शुरू हो जाते हैं इस रियासत की। बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टियों के नज़दीक 1992 में जब गोंजालो को पकड़ते हैं तो ये तकरीबन उस मुल्क की 60-70% इलाके पे काबिज हैं और स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम के फेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे ये रियासत के मुकाबिल खड़े हो गए थे। तो लिहाजा गोंजालो कहता है कि यही 3 स्टेजेस दुनिया के इनकलाब में भी हैं। मार्क्सिज्म के टाइम पे हम स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव के फेज में हैं, हमारी तहरीक तश्कील पा रही है। फिर हम स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम के फेज में आते हैं। कहता अब जिस फेज में हम दाखिल हो चुके हैं, जो साम्राज्य से लड़ाइयों का दौर है,
ये स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव का फेस है जिसका फलसफा माओइज्म है। तो लिहाजा इस दौर के अंदर माओइज्म के अलावा कोई और किस्म की इनकलाबी जदोजहद आपको कामयाबी नहीं दिला सकती। दूसरा एक बड़ा इजाफा करते हैं कि जिस तरह माओ हमें बताता है कि बुनियादी तजाद इस दुनिया का इस वक्त इंपीरियलिज्म है, साम्राज्य जदोजहद पाकिस्तान का भी बुनियादी तजाद है, और फिर बहुत सारे और तजादात मौजूद है। ऐसा नहीं है कौमी तजाद मौजूद नहीं है, सरमायादारी से तजाद मौजूद नहीं है, जागीरदारी से, लेकिन बुनियादी तजाद से मुराद है वो तजाद जिसकी बुनियाद पर बाकी इस्तेसाली ढांचे खड़े हैं। आज अगर जागीरदारी कायम है पाकिस्तान में, अपनी मौत नहीं मरी, तो साम्राज्य ने उसको कायम रखा तो कायम है ना। सरदारी निज़ाम अगर कायम है, अगर ट्राइबल निज़ाम कायम है, तो वो साम्राज्य की इमा पर कायम है। और यहाँ पे सरमायादारी यूरोप वाली तो है नहीं, हमारा सरमायादार तो दलाल है, जो कि गुमाश्ता सरमायादार है, जो कि हमारे लेबर को, हमारे रिसोर्सेज को, हमारे रॉ मटेरियल्स को, हमारे मादनियात को, हमारे ज़खायर को, इंपीरियलिज्म को, साम्राज्य को बेचता है, और हमारी मेहनत को भी उनको बेचता है। तो लिहाजा और हमारी मार्केट उनकी खरीदो फरोख्त की मंडी बना देता है। तो लिहाजा हमारे यहाँ जो निज़ाम है वो साम्राज्य की माँ पर कायम है। लिहाजा हमारा बुनियादी लड़ाई हमारी साम्राज्य से है, और बेक वक्त हमने जागीरदारी से, अपने ही इशराफिया से, जो बलीजो साहब ने कहा, साम्राज्य से लड़ते हुए अपने ही इशराफिया से भी हमने लड़ना है, अपने ही वडेरे से और जागीरदार से भी हमने लड़ना है। तो हमारी बेक वक्त वो दोनों सतहों पर लड़ाई कायम है। तो गुंजालो जो है वो कहता है कि इस मुआशरे के निज़ाम के अंदर बुनियादी तजाद जो है वो इनकलाब और रद्द इनकलाब कुव्वतों के दरमियान है। इंपीरियलिज्म रद्द इनकलाब कुव्वतें पैदा करता है बाएं बाजू के अंदर भी। एनजीओ को आप देख लें, आप इन सारे अमाल को देख लें जो हमें इनकलाब से दूर जाती है। हालांकि लिबरल हैं, बाएं बाजू के हैं, सेकुलर कहते हैं अपने आप को, लेकिन इनकलाब से हमें हटा रहे हैं और इनकलाब के दरमियान। तो लिहाजा इंपीरियलिज्म के भी फेजेस हैं, इंपीरियलिज्म के मराहल, और इंपीरियलिज्म के जिस मरहले में हम आ गए हैं वो मरहला इंपीरियलिज्म से लड़ाई का है, ग्लोबल रेवोल्यूशनरी ऑफेंसिव का है। और इस मरहले के अंदर हम किस तरह से लड़ेंगे, अब यहां पे वो एक नई चीज देते हैं जो माओ से आगे एक इजाफा है, और हम उसमें गलती मानते हैं कि कुछ गलती हो गई इनसे। वो कहता है कि इस फेज के अंदर आपको बनानी पड़ेगी मिलिटराइज्ड कम्युनिस्ट पार्टीज। अब माओ भी कहता है, हम भी कहते हैं कि भाई लड़ना तो जरूरी है, जद्दोजहद और मुजाहमत के बगैर लड़ाई नहीं, लेकिन लड़ने का मतलब कि ये तो नहीं है कि हमारा 24 घंटे काम बंदूक उठा के फायरिंग करना ही है। लड़ाई तो नजरियात की भी होती है, लड़ाई तो तलबा के अंदर भी होती है, लड़ाई तो आर्ट और कल्चर की भी है, लिखाई के अंदर भी है। और माओ हमें सिखाता है कि हमने ये सारी लड़ाइयाँ बैक वक्त करनी है। लड़ाई इनका एक हिस्सा है, तमाम लड़ाई नहीं है, लेकिन ये इस नतीजे पहुंचते हैं कि बुनियादी काम हमारा लड़ना है। तो लिहाजा उस वजह से ये गलती कर बैठते हैं कि ये इस किस्म की पार्टी बनाते हैं जो एक शख्सियत के गिर्द मुंजमद हो जाती है और हर वक्त लड़ती है। और ये गंजालोइज्म के अंदर थोड़ी सी ट्रॉट्स्की डिविएशन भी है। जो ट्रॉट्स्कीज्म के लोग करीब नफरत करते हैं वो ट्रॉट्स्कीज्म से, वो नहीं ट्रॉट्स्की को पसंद करते थे, लेकिन उनकी ये नजरियाती रविश उनको ट्रॉट्स्की के करीब ले जाती है, जो परमानेंट वॉर का, एक परमानेंट रेवोल्यूशन का एक फलसफा देता है और एक मिलिटराइज सोसाइटी का क्याम जो है उसके बारे में सोचता है। एक और बड़ा इजाफा ये करते हैं कि ये कहते हैं कि जिस तरह इनकलाबी जदोजहदें तो हर जगह चल रही होती हैं, लेकिन उन जदोजहदों में कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ जदोजहदें ऐसी होती हैं जिनके अंदर दुनिया भर की साम्राज्य के जो तजादात हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वो सेंटर ऑफ वर्ल्ड रेवोल्यूशन बन जाते हैं। इसकी मिसाल वो इस तरह से देता है कि 1917 में रूस में इनकलाब होता है, 1918 में जर्मनी में भी तो इनकलाबी जदोजहद चल रही है, लेकिन वो मेन इनकलाब क्यों नहीं है, रूस क्यों मेन इनकलाब है? क्योंकि रूस के अंदर वो तमाम तजादात इकट्ठे हो गए जिनके नतीजे में वो इनकलाबी तहरीक निकली जो ताकत पे काबिज हो गई। तो लिहाजा वो कहता है कि जो सेंटर ऑफ वर्ल्ड रेवोल्यूशन है ये भी दुनिया के एक खित्ते से दूसरे खित्ते तक शिफ्ट होता जाता है, जहां पे तजादात इकट्ठे हो जाते हैं, जहां पे हालात ऐसे बन जाते हैं जिनमें इनकलाब आ सके। और उसके नजदीक उस वक्त वो जगह जो थी सेंटर ऑफ वर्ल्ड रेवोल्यूशन था, वो कहता है पेरू और लातीनी अमेरिका बन चुका है। आखिरी इसका कमाल यह है कि ये कहता है कि मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म प्रिंसिपली माओइज्म है, यानी कि आज की इनकलाबी जदोजहद के अंदर माओइज्म ना सिर्फ सबसे एडवांस स्टेज है बल्कि सबसे बड़ा स्टेज है। लिहाजा जो माओइस्ट नहीं है वो तरमीम पसंदी की तरफ जाएंगे ही जाएंगे, और उनके मेन एनिमीज माओइस्ट के जो हैं, मेन जो दुश्मन हैं वो इंपीरियलिज्म, रिएक्शन और रिविजनिज्म है। साम्राज्य, रिएक्शनरी लोग और रुजत पसंदी और तरमीम पसंदी, ये हमारे तीन दुश्मन हैं। और जिस तरह से स्टालिन ने, अब फर्क क्या है, सिर्फ स्टालिन ने लेनिन की मौत के बाद लेनिन के तजर्बात को और अपनी पार्टी, ये एक इंसान के तजर्बात तो नहीं होते ना, माओ ने अकेले ने तो कमाल नहीं किया, लेनिन ने अकेले, पूरी तहरीक थी, उसको मंसूब हम एक शख्स से कर देते हैं। पलीजो साहब एक फर्द थे, उनका काम बड़ा है, लेकिन उनके काम के अंदर एक हजारों लाखों लोगों का कारवां शामिल था, तो ये उन सबका मुश्तरका अवामी काम था, लेकिन हम उसको मंसूब एक शख्स से कर देते हैं क्योंकि उसको डिस्क्राइब करना, बताना, फिक्री तौर पे इस्तेमाल करना इस तरह आसान हो जाता है। तो इस तरह हम लेनिनिज्म कहते हैं, इसका ये मतलब नहीं लेनिन अकेला था, माओ अकेला था। तो लेनिनिज्म को लेनिन की पार्टी के अंदर ही सिंथेसाइज किया गया, उसके तजर्बों को एनालाइज करके क्रिटिसिज्म और सेल्फ क्रिटिसिज्म यानी तनकीद और खुद तनकीदी के अमल से गुजार कर उसका अगला फेज, उसका सिंथेसिस यानी कि उसका मजमुआ बनाया गया, जिसको एक फलसफे के तौर पे पेश किया गया। वो कहता है ये काम
रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर तो हो गया, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर नहीं हो सका, क्योंकि माओ की डेथ के बाद जो माओ की लड़ी को लेके माओ तंग फिक्र को आगे चलना जाता था, यानी कि माओ की आखिरी बीवी, आपने सुना होगा उनका अक्सर नाम मैं पढ़ नहीं सकता, चियांग चिंग और चियांग चुंग चाओ। अब ये मैं बहुत गलत पढ़ रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, को दोस्त माइंड ना करें, मुझे नहीं चाइनीज प्रोनाउंसिएशन आती, लेकिन ये जो लेफ्ट लाइन थी, उनको कहें कि माफ कर दें। हाँ माफ कर दें, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर जो लेफ्ट लाइन थी उनको कत्ल कर दिया जाता है। जैसे ही माओ के बाद तरमीम पसंद की आदत आती है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, तो लेफ्ट लाइन जो माओइस्ट लाइन है, जो कल्चरल रेवोल्यूशन से निकल रही है, जो माओ के तजर्बात के अगले फेज से निकल रही है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो लिहाजा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर वो काम नहीं हो सकता जो स्टालिन रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर लेनिन की डेथ की वजह से करता है। लेकिन खुशकिस्मती यह है कि कल्चरल रेवोल्यूशन के बायस माओ फिक्र जो है पूरी दुनिया के इनकलाबात में फैल चुकी है, तो लिहाजा दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियों को वो काम करना पड़ता है जो स्टालिन ने रूस के अंदर ही कर दिया था, यानी कि माओइज्म को सिंथेसाइज करके मार्क्सिज्म के एक अगले थ्योरेटिकल स्टेज के तौर पे पेश करना। तो जिस तरह स्टालिन ने, अब ये आखिरी चीज, इसके बाद मैं अगले एक्सपेरिमेंट पे जा रहा हूं और बहुत छोटे आपको बताऊंगा वादा, जिस तरह स्टालिन ने मार्क्सिज्म को बाद लेनिनिज्म को डिफाइन किया और 3 डेफिनेशंस दी, उसकी तारीफें दी, गुंजालो ये बड़ा काम करता है कि वो माओइज्म की डेफिनेशन देता है, और ये बहुत अहम है आपके लिए। कहता है माओइज्म क्या है, वो कहता है माओइज्म की एसेंस इज पावर, माओइज्म की एसेंस ताकत है। और किस किस्म की ताकत? 3 किस्म की ताकत। पहली, प्रोलितारिया की लीडरशिप के अंदर जमहूरी इनकलाब लाने की, यानी न्यू डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन लाने की ताकत। दूसरा, वो ताकत पावर फॉर द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट अंडर सोशलिस्ट एंड कल्चरल रेवोल्यूशंस, यानी सोशलिस्ट और सकाफती इनकलाबों के अंदर जो पावर है प्रोलिटेरिएट की डिक्टेटरशिप कायम करने की। और तीसरी, वो पावर जो अवाम की मुसल्ला फौज और अवाम की मुसल्ला जद्दोजहद की बुनियाद पर कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत में क्रिएट होती है, जो अवाम के तजर्बे को और अवाम के इनकलाब को डिफेंड करती है, प्रिजर्व करती है और कायम रखती है। लिहाजा वो इस नतीजे पहुंचता है कि पीपल्स वॉर यानी रेवोल्यूशनरी वायलेंस यूनिवर्सल आफाकी नौयत की हैसियत इख्तियार कर गया है और माओ का तरीका ही अब हर जगह इस्तेमाल होगा। हाँ, जो जागीरदाराना ममालिक हैं जहाँ पे आज भी रूरल वर्कर्स, खेत मजदूरों की तादाद ज़्यादा है, प्रोलेटारिया यानी इंडस्ट्रियल वर्कर्स की तादाद उतनी नहीं है, वहाँ पे वो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की सूरत में प्रोटेक्टेड पीपल्स वॉर की सूरत इख्तियार कर सकता है। सरमायादाराना ममालिक के अंदर वो वायलेंस तो होगा, लेकिन प्रोटेक्टेड पीपल्स वॉर नहीं होगा, वो अवामी बगावत की और तरीकों के जरिए होगा। तो लिहाजा इस बात में वो नतीजे पहुँचता है। तो लिहाजा वो ये कहते हैं कि जी गंजालो जो है, इसकी थॉट जो है ये कोई अलहदा चीज़ नहीं है, गंजालो थॉट ने माओइज्म को ही डेवलप किया है। अलबत्ता हमारे दोस्त इसकी कुछ क्रिटिक भी करते हैं, उस पर तनकीद करते हैं। एक क्रिटिक ये है कि मैंने आपको पहले ही बता दी कि ये हमें लेफ्ट ट्रॉट्स्की लाइन के करीब ज़्यादा ले जाता है, सिर्फ लड़ाई को हमारा मकसद बना देता है। दूसरी ये कि लिन ब्याओ की जो लाइन थी ना चीन के अंदर, या जिसको हम कहते हैं कि वो लाइन जो हर वक्त एडवेंचरिज्म करना चाहती है, हर वक्त लड़ना चाहती है, क्लास एनाइलेशन, दुश्मन तबकात को हर वक्त कत्ल करते जाओ, उस लाइन पे चले जाते हैं। हमारा काम जो है सिर्फ लोगों को मारना नहीं है, हमारा काम मुआशरे के अंदर समाजी तब्दीली भी लाना है। ये दोनों चीज़ें साथ चलती हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये गलती करते हैं। लेकिन एक बड़ा अलमिया ये है कि इनकी पार्टी जो है उसके ऊपर इतना इस्तेसाल हुआ और इतना मीडिया ब्लैकआउट और सेंसरशिप की गई कि इनकी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स हम तक नहीं पहुंच पाई। तो लिहाजा जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम उनसे तज्जिया कर रहे हैं, इसलिए गलती कहाँ सुना माफ़, अगर हो सके, अगर कोई ऐसी चीज़ अब मंजर आम पे आती है जो हमारे पास नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें मंजर आम पे है जो हम नहीं पढ़ पाए। अलबत्ता ये जो क्रिटिक्स हैं उनकी, इनके बावजूद ये हम सब मानते हैं कि इनकी जो लाइन थी, उनका जो काम था वो बड़ा था, और सोवियत मार्क्सिज्म और ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म और मैकेनिकी मार्क्सिज्म से हमें दूर ले जाके मार्क्सिज्म की दुनिया के अंदर जो क्रिएटिव तख्लीकी एप्लीकेशन है और इंडिजिनस एप्लीकेशन है, हमारे इलाकों के अंदर मार्क्सिज्म को इंडिजिनसली अप्लाई करना, जो मजदूर किसान पार्टी का कमाल है, जो अवामी तहरीक का कमाल है कि अपने खित्ते के अंदर इंडिजिनस तरीके से तख्लीकी अंदाज में अप्लाई करना, वो ये ज़रूर करते हैं, जो कि अहम है। अब कॉमरेड जो गलतियां लगाई हैं, इन्हीं से मैं अगली 2 पार्टियों के आपको मुख्तसर करके, टाइम मैं और नहीं लेना चाह रहा, दोस्त जो है कहीं इतने सैचुरेट ना हो जाएं कि अगले लेक्चर की जगह ना रहे, तो मैं इसको बहुत मुख्तसर करके अगली 2 पार्टियों को बताता हूं कि ऐसा है कि दोस्तों ये जो गलतियां मैंने पॉइंट आउट की हैं, ये गलतियां क्यों हैं? हम जब तनकीद करते हैं तो हम अपनों पे जब तनकीद करते हैं, अपनी जद्दोजहद पे, तो इसलिए नहीं कहते कि वो जद्दोजहद गलत थी, हम देखने की ये कोशिश करते हैं कि उस जद्दोजहद के अंदर वो कौन सी गलतियाँ थी जिनको हमने नहीं दोहराना और कौन सी अच्छाइयाँ थी जिनको हमने अपने तसलसल का हिस्सा बनाना है। ये वो जदलियाती प्रोसेस है जिसको हम कंटिन्यूटी एंड रप्चर कहते हैं। तसलसल, अच्छाइयों का तसलसल और माजी की गलतियों से शऊरी तौर पर अलहदगी, यानी जद्दोजहद के अंदर, अमल के अंदर प्रैक्टिस करके उन नतीजे पहुंचना कि वो गलत थी और उनसे हटना। ये गलतियां जो गुंजालो लोगों ने की, ये तमाम पार्टियों ने जो ज़माने में निकली की। आपको पता है कि नक्सलबारी के अंदर भी जंग शुरू हो जाती है 67 के अंदर, स्टार्ट के अंदर 1960 के अंदर, नक्सलबारी के अंदर जब नक्सलबारी का वाक़या, सबने सुना हुआ है नक्सलबारी का जिक्र? अच्छा, जिन्होंने नहीं सुना वो मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको।
तो वहां पे भी जो मेन लीडर निकलते हैं नई पार्टी के, वो कॉमरेड चारू मजूमदार हैं। और चारू मजूमदार तो हैं जिनसे हम सारे इंस्पायर्ड थे उस ज़माने में, हमारी माओ-फिक्र की सारी पार्टियां इंस्पायर्ड थी, और हशनगर तहरीक के साथ उनका एक नज़ारती वाबस्तगी भी थी। अब तो खतूत मंजर आम पे आ चुके हैं जो मजदूर किसान पार्टी की तरफ से उनको, और उनको मजदूर किसान पार्टी की तरफ से गए थे। तो लिहाजा वहां पे भी जब शुरुआत होती है जदोजहद की, तो एक एडवेंचरस लाइन निकलती है जो सिर्फ जागीरदार को कत्ल करना चाह रही है। बाकी जो हथियार है इनकलाब के वो बाद में डेवलप होते हैं, अलबत्ता क्योंकि वो जदोजहद चलती रहती है, तो लिहाजा वो अपनी लड़ाई के अंदर और अपनी जदोजहद के अंदर इस गलती को दुरुस्त करती है, रेक्टिफाई करती है, और अवामी सियासत और मुसल्लह जदोजहद को इकट्ठा करती है कि अवामी सियासत के बगैर मुसल्लह जदोजहद भी फजूल है और मुसल्लह जदोजहद के बगैर अवामी सियासत भी फजूल है, दोनों को इकट्ठा करती है। अलबत्ता ये गुंजालो के केस में नहीं हो सकता। तो इंडिया और फिलिपीन की अब मैं बात करता हूं कि वहां पे क्या हुआ। इंडिया और फिलिपीन के अंदर जब हम बात करते हैं तो दोस्तों वहां पे कुछ ऐसा होता है कि आपको मैंने बताया कि जब पेरू की पार्टी काम कर रही थी उसी दौरान 1984 के अंदर 17 माओइस्ट पार्टियों का एक इत्तेहाद बनता है आलमी सतह पे, और वो इत्तेहाद कहलाता है रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनलिस्ट मूवमेंट, रिम। रिम के अंदर वो 17 पार्टियां जिनके अंदर मैं नाम कुछ ले लेता हूं। 2 पार्टियां इंडिया से हैं जो नक्सलबारी ग्रुप से निकलती हैं, नक्सलबारी की तहरीक से निकलती हैं, माजरत। फिलिपीन की पार्टी मौजूद है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फिलिपीन जो माओइस्ट पार्टी है, आज भी मौजूद है और बहुत बड़ा मुकाम रखती है। अफगानिस्तान की माओइस्ट पार्टी मौजूद है। हमारे यहाँ क्योंकि कोई माओइस्ट पार्टी नेशनल सतह पे उस तरह से नहीं बन पाई तो हमारी कोई मौजूद नहीं है, लेकिन नेपाल की पार्टी मौजूद है, और उसके अंदर फिर कुछ यूरोपियन पार्टियां मौजूद हैं जो माओइस्ट फिगर की लाइन पे खड़ी हैं। ये पार्टियां मिलके अपना अंदरूनी, जब पेरू तो ऐलान कर देता है, लेकिन ये अपना अंदरूनी एनालिसिस करती हैं और तमाम पार्टियों की जारी जद्दोजहदों से 1992 के अंदर इस नतीजे पे पहुंचती हैं कि हम इनकलाबी जद्दोजहद के नए फेज में पहुंच गए हैं, और गुंजालो वगैरह ने दुरुस्त कहा, अब हम मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म के रास्ते पे पहुंच चुके हैं। लेकिन तमाम पार्टियां अपनी अपनी जद्दोजहद और अपने अपने तजर्बात से इस नतीजे पर पहुंचती हैं, वो उनके तजर्बे को कॉपी नहीं कर रहे। मैं थोड़ा सा आपको ये तजर्बा बता देता हूं कि पेरू के बाद दूसरा बड़ा वाकया इंडिया में होता है। इंडिया में आपको पता है कि 1960 के अंदर नक्सलबारी का वाकया पैदा होता है। नक्सलबारी का वाकया क्या है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो इंडिया की रियासत है, वहां पे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है नक्सलबारी का। आपको पता है उस वक्त ही, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि 67 में नक्सलबारी में जदोजहद शुरू होती है, 69 के अंदर हशनगर में शुरू होती है, 68 के अंदर नेपाल में झापा तहरीक शुरू होती है, 68 के अंदर ही फिलिपीन के अंदर माओइस्ट जदोजहद शुरू होती है। ये सारी 1-2 साल के अरसे में क्यों शुरू हो रही हैं? क्योंकि इस पूरे खित्ते के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर ज़रूरी इस्लाहात और ज़रूरी चेंज आ रहा था। आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जागीरदारी निज़ाम जो है उसकी जो गिरफ्त थी, और जागीरदारी निज़ाम और लैंड रिफॉर्म क्योंकि नहीं हो सका था, तो खेत मजदूरों की जदोजहद में तेज़ी आई थी, और इसी वजह से हशनगर के किसानों ने भी बंदूक उठाई। इसी तरह जुल्म हो रहा था नक्सलबारी के अंदर, और नक्सलबारी के अंदर जो जुल्म हो रहा था उसमें कुछ रेंट और ब्याज बढ़ाया गया, बेगार भी लिया जा रहा था, और उसके नतीजे में नक्सलबारी के अंदर किसानों ने जो कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता थे उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने आवाज़ उठाई, और उनको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया जागीरदारों की तरफ से, जिसके जवाब में वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो उसके साथ जुड़े हुए थे उन्होंने आवाज़ उठाई और नक्सलबारी की तहरीक शुरू की। लेकिन ये इंटरेस्टिंग, आपको पता है आज़ादी के बाद 1948 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान अलहदा हो जाती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो चलती रहती है। जब पहली डिबेट शुरू होती है तो 1964 के अंदर माओ मास्को स्प्लिट इंडिया में भी होता है, और सीपीआई से सीपीआई मार्क्सिस्ट अलहदा हो जाती है। सीपीआई मार्क्सिस्ट जिसके काफ़ी लोग जो है फिर सूबों में हुकूमत में भी होते हैं। वेस्ट बंगाल में भी उस वक्त हुकूमत थी उनकी अलायंस के अंदर। उस पार्टी के अंदर कुछ लोग बैठे हैं जो उस पार्टी को भी तरमीम पसंद समझते हैं, क्योंकि सीपीआई मार्क्सिस्ट की सियासत आपके सामने है, 2-3 सूबों के अंदर हुकूमत करते रहे हैं, कांग्रेस के साथ मिलते रहे। पुरानी पार्टी का आपको याद ही है कि सीपीआई जो थी वो उस रूस नवाज लाइन पे चली गई थी जो नेहरू के पीछे लग चुकी थी, और सेकेंड इंटरनेशनल के अंदर नेहरू को मेंबरशिप मौजूद थी। कौमी बुर्जुआ जो था हमारे ममालिक का, कौमी सरमायादार जो था, प्रोग्रेसिव सरमायादार जिसे कहा जाता था रूस नवाज तहरीक की तरफ से, हमारी कम्युनिस्ट पार्टियां जो मेन स्ट्रीम थी वो उसके पीछे लग जाती हैं। तो लिहाजा जो माओइस्ट पार्टियां वो इस लाइन से भी टूटती हैं कि इनकलाब मजदूरों और किसानों की क़यादत में आना है, हम कौमी बुर्जुआजी की क़यादत को कबूल नहीं करते। और सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर भी देखें तो हमारी माओइस्ट और रूस नवाज लाइन के अंदर ये फ़र्क हमेशा से रहा है। और आपको पता है कि अवामी तहरीक ने भी ये जदोजहद लड़ी कि क्या हमने, मैं अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या हमने उनके साथ मिलकर इनकलाब करना है उनकी क़यादत में, या मजदूरों किसानों ने इनकलाब करना है? ठीक है, तो लिहाजा ये जदोजहद हर जगह लड़ी जाती है। अब सवाल ये था इंडिया की पार्टी के लिए कि जब नक्सलबारी का वाकया होता है तो वो लोग, कॉमरेड चारू मजूमदार जो थे वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के जिला सदर थे सीपीआई मार्क्सिस्ट के, वो किसानों के साथ खड़े हो जाते हैं, उनको हथियार भी प्रोवाइड करते होता, मिलकर लड़ते भी हैं। और उस वक्त का चीन का अगर आप अखबार देखें पीपल्स डेली, तो वो ऐलान करता है कि नक्सलबारी का जो वाकया है वाइल्ड फायर की तरह, जंगल की आग की तरह पूरी इंडिया में फैल गया है।
इस हद तक फैलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट भी इन लोगों को जो किसान कमेटियों के अंदर लड़े, जिस तरह हमारे यहाँ नैप में किसान कमेटी वालों को निकाल दिया गया था क्योंकि वो नैप के ही लीडरशिप से लड़े थे जो जागीरदार थे, तो यही सीपीआई मार्क्सिस्ट के अंदर होता है। और चारू मजूमदार को, कानू सन्याल को, इन तमाम इब्तदाई लीडरान को निकाल दिया जाता है पार्टी से, ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं और मुसल्ला जदोजहद के अंदर चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि जदोजहद शुरू हो चुकी है तो नई पार्टी बनाने का टाइम नहीं है, तो लिहाजा ये अपने आप को कहते हैं ऑल इंडिया कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज, लंबा चौड़ा नाम है AICCCR, ऑल इंडिया कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज। ऑफ ऑल इंडिया कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी कुछ साल जद्दोजहद की रंदी है, इसको आपको पता है इंदिरा गांधी की हुकूमत बहुत ज्यादा जुल्म करती है, कुछ साल बाद इमरजेंसी लगा दी जाती है, उसी दौरान ये लोग एक नई पार्टी का क्याम करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। लेकिन अफसोस के साथ इतना ज्यादा इस्तेसाल होता है कि इसकी इब्तदाई लीडरशिप को या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, चारू मजूमदार को आपको पता है कि पुलिस जो है इंडिया की, वो बंगाल की, वो गिरफ्तार कर लेती है और फिर एक झूठे इनकाउंटर के अंदर उनको शहीद कर देती है। तो लिहाजा ये जद्दोजहद जो है ये जारी रहती है, लेकिन इब्तदाई लीडरशिप को मार दिया जाता है। और इस लीडरशिप के मरने के बाद स्प्लिट हो जाता है पार्टी में, जिस तरह हमारे यहाँ भी हुआ, पार्टियों के अंदर स्प्लिट्स हो जाते हैं और पार्टियां मुख्तलिफ लाइनों पे टूट जाती हैं। कुछ आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर लड़ाई में चले जाते हैं, कुछ बिहार में लड़ाई में चले जाते हैं, बस्तर में, कुछ तरमीम पसंद हो जाते हैं, वापस इलेक्शन की तरफ जाते हैं, और ये लड़ाई इनके आपस में चलती रहती है। अलबत्ता इस लड़ाई के नतीजे में बहुत सारे अहम असबाक हासिल होते हैं, जिनकी वजह से ये धड़े जो हैं बाद में माओइज्म की तरफ आते हैं। एक, ये लोग अपनी लड़ाई को जंगलों में ले जाके दलित और आदिवासी तहरीक के साथ जोड़ते हैं। लिहाजा आपको पता है आज भी जो नक्सली हैं, जिनको मोदी गिरफ्तार करता है हर किसी पे नक्सली का टैग लगा के, तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर मजलूम तरीन तबकात से जुड़े हुए हैं और सीपीआई मार्क्सिस्ट और सीपीआई की एलीट की आदत कभी भी उनके साथ नहीं जुड़ सकी। इसी तरह ये लोग जो हैं सबसे मार्जिनलाइज लोगों के अंदर काम करने के साथ साथ कल्चरल रेवोल्यूशन को अपनाते हैं और कहते हैं कि ये हमने इनकलाब के बाद नहीं करनी, सकाफती काम हमने इनकलाबी तहरीक के साथ साथ ही करना है, जिसको हम भी अपनाते हैं पाकिस्तान में। और आपको पता है आप भी, हम भी सकाफती काम बहुत ज़्यादा करते रहे हैं माजी में और अब भी दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो लिहाजा ये भी होता है। और इसी तरह ये तहरीक जो है ये 1980 तक चलती है। जब रिम बनती है तो उस वक्त तक इसमें 2-3 झड़े रहते हैं बड़े नजरियाती, जो लड़ाई में मौजूद रहते हैं। उन्होंने अपनी अपनी मिलिशिया जो पीपल्स आर्मी बनाई हुई है, एक है CPI ML नक्सलबारी ग्रुप और एक है CPI ML पीपल्स वॉर ग्रुप, ये 2 बड़े धड़े हैं। और एक धड़ा था जो माओ नवाज धड़ा था, अलहदा तो हो गया था CPI मार्क्सिस्ट से, लेकिन इन लोगों के साथ नहीं जुड़ा था चारू वगैरह के साथ, वो था कन्हई चैटर्जी का धड़ा, जिसको माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब मजे की बात देखें, जो गलती गुंजालों ने की इन्होंने भी की, लेकिन उसको दुरुस्त कैसे किया। कन्हई चैटर्जी का जो धड़ा है MCCI, वो धड़ा चला जाता है सोशल मैस मूवमेंट की पॉलिटिक्स में। ठीक है, मैस मूवमेंट की पॉलिटिक्स से क्या मुराद है, यूनियंस में, किसानों के फ्रंट्स में, जगह जगह स्टूडेंट्स के अंदर। और जो चारू की लाइन से निकलने वाले धड़े हैं वो चले जाते हैं अंडरग्राउंड होके मुसल्ला जदोजहद के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये कोई मैस काम नहीं कर रहे और मुसल्ला जदोजहद नहीं कर रहे, लेकिन इनका फोकस ज्यादा किन चीजों पे मैं आपको वो बता रहा हूं। लिहाजा इसके नतीजे में इनकी लड़ाइयां आपस में भी होती हैं और चलती रहती है 1980-90 की दिहाई में। और 90 की दिहाई में जब रिम बनती है तो उसके अंदर ये दोनों धड़े मौजूद हैं और वहां पे डिबेट के जरिए ये भी एग्री करते हैं कि हम MLM के स्टेज पे पहुंच गए हैं। उसके बाद इनके अंदर आपस में मुज़ाकरात चलते हैं और 1990 की दिहाई में ये मुज़ाकरात के नतीजे में एक दूसरे के करीब आते हैं और कोऑर्डिनेशन शुरू कर देते हैं। आपको पता है मणिपुर में अलहदा माओइस्ट पार्टी बन जाती है जो आज भी लड़ रही है, वहां पे कत्लो गारत हो रही है मोदी की हुकूमत के अंदर, जिस किस्म की आपके सामने आप खबरें सुनते होंगे। तो लिहाजा इस सब के नतीजे में 2004 में फाइनली चारू मजूमदार की मुसल्ला लाइन और कन्हई चैटर्जी की जो मैस पॉलिटिक्स की अवामी सियासत की लाइन है, ये इकट्ठे होते हैं और CPI माओइस्ट का क़याम होता है 2004 में। और इतनी बड़ी पार्टी बनती है जो बैक वक्त मुसल्ला जदोजहद और अवामी सियासत में जाती है कि 2007 में मनमोहन सिंह को ऐलान करना पड़ता है कि हमारी सालमियत को सबसे बड़ा खतरा ये नक्सलाइट हैं, और 20% इलाके को इंडिया के रेड कॉरिडोर डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसमें हुकूमत और पुलिस और रेंजर्स की नफरी नहीं जा सकती क्योंकि उसके अंदर कम्युनिस्ट काबिज है। और उसके अलावा भी शहरी इलाकों में दिल्ली तक इनके स्टूडेंट फ्रंट्स मौजूद है, प्रचार मौजूद है। और 2009 में इनके खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन हंट चल जाता है जो आज भी मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है और अब एक नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पिछले साल इंडियन हुकूमत पहली हुकूमत बनती है जो अपने ही मुल्क के अंदर 2 ड्रोन अटैक्स करती है उन आदिवासियों के अंदर जो CPI माओसी की आदत में माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ ये अदानी और अंबानियों के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। तो लिहाजा ये पार्टी, लेकिन उस सब के बावजूद हमारे लिए फख्र की बात क्या है कि आज की जारी जद्दोजहद, ख्वाह वो इंडिया हो, ख्वाह वो फिलिपीन हो, ख्वाह वो नेपाल हो, उनके अंदर माओइस्ट ना सिर्फ क़यादत में है, बल्कि जब कांग्रेस जैसी तरमीम पसंद तो नहीं कहूँगा, वो मार्क्सिस्ट कभी नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस जैसी जो जिस तरह यहाँ पे पीपल्स पार्टी है जो रियासत के अंदर हिस्सा मांगने वाली सो कॉल्ड लिबरल लेफ्ट विंग पार्टियां हैं, उन्होंने हिंदुत्व के लिए राह हमवार की, हमारे यहाँ फैशिज्म के लिए राह हमवार की। और इसके साथ साथ जो CPI और CPI मार्क्सिस्ट जैसे तरमीम पसंद टोले थे जिन्होंने सोशल डेमोक्रेसी के रास्ते अवाम को दगा दिया, तरमीम पसंदी की राह इख्तियार की, एनजीओइज्म और लेफ्ट लिबरलिज्म को परवान चढ़ाई और सोशल फैशिस्ट फोर्सेस बन गई। ये वो फोर्सेस हैं जो कि मोदी हुकूमत और राइट विंग के एजेंडे और फैशिज्म के सामने
नहीं खड़ी हो पा रही। आज सीपीआई मार्क्सिस्ट की 3 सीटें हैं पार्लियामेंट में, सीपीआई के पास कोई नहीं है। जिन सूबों में इनकी हुकूमतें होती थी वहां पे इनकी हुकूमत नहीं है, बीजेपी इनका सफाया कर चुकी है। उसके बावजूद और दीगर पार्टियां, सिर्फ बीजेपी नहीं, अब दोस्त करें कुछ सूबों के अंदर बीजेपी नहीं आई और पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां भी हैं, ये दुरुस्त है। लेकिन इन सब के मुकाबले में इस वक्त अवामी सियासत कौन कर पा रहा है और बढ़ रहा है तेजी से? सीपीआई माओइस्ट। लिहाजा इस सब के नतीजे में हम इस नतीजे पहुंचे, सीपीआई माओइस्ट ने जो हमें एक आज हमारे लिए अहम सबक दिया, आपके और मेरे लिए, वो क्या है? वो ये है कि अगर आप मुजाहमत के बगैर अवामी सियासत करोगे तो वो सोशल मूवमेंट बन जाएगा, आप अवाम से पीछे रह जाओगे, टेलिज्म करोगे। और अगर आप सिर्फ मुजाहमत करोगे और लड़ाई करोगे लेकिन अवामी सियासत नहीं करोगे तो आप एडवेंचरस बन जाओगे, टेररिस्ट बन जाओगे। आपने दोनों को बैक वक्त करना है, वहां से दुरुस्त इनकलाबी लाइन निकलती है। ये जदलियाती सफर है माओइज्म का। इसी तरह आपको पता होगा दोस्तों, बस आखिर में मैं इसको पढ़ूंगा तो ज्यादा टाइम लगाऊंगा, तो आखिर में बस ये है कि इसी तरह आपको पता है, आपने नेपाल में सुना होगा कि जब माओ मास्को स्प्लिट होता है तो नेपाल अजीब मुल्क है हमारे खत्ते में कि वहां पे रूस नवाज लाइन रहती ही नहीं है। जो पार्टी कायम रहती है वो है ही चीन नवाज। और वो पार्टी जो है वो 1994 में फैसला करती है कि हमने अवामी जंग का आगाज करना है। आप सबने सुना होगा 1996 में जंग शुरू होती है, 2006 तक जंग को, दोस्तों बस आखिरी बात कर रहा हूं आपसे, 2006 तक जंग इतनी चलती है कि नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो माओइस्ट है, वहां माओइस्ट ही पार्टी है, वो अपने आप के साथ माओइस्ट नहीं लगाते, वो माओइस्ट ही थे, वो 80% इलाके पे नेपाल के काबिज हो जाती है और सिर्फ काठमांडू के शहर के ऊपर काबिज नहीं हो पाते। और आपको एक मजे की बात बता दो, आपको पता है काठमांडू पे वो काबिज क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि चीन, इंडिया और अमेरिका तीनों मिलकर उनको काठमांडू पे काबिज होने से रोकते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि हमें लगता है अगर इन तीनों में से हमारा कोई दोस्त है तो इसको जेहन से निकाल लें। चीन, इंडिया और अमेरिका तीनों मिलकर काठमांडू पे इनको काबिज होने से रोकते हैं। और उसके बाद इनको जब ये काबिज नहीं हो पाते शहर के ऊपर, जो बड़ा एक ही बड़ा शहर था उस मुल्क में उस वक्त, आज भी 2 ही शहर हैं जो शहरी आबादी के तौर पे उस तरह से गिने जा सकते हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा इंटरवीन करती है। और वहाँ पे जो कम्युनिस्टों की, जो माओइस्टों की क़यादत है, उसके अंदर 2 तरमीम पसंद धड़े निकलते हैं। एक कॉमरेड प्रचंदा का जो उस वक्त पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, और एक बाबूराम भट्टाराय का। और ये दोनों धड़े जो हैं ये मुज़ाकरात में चले जाते हैं यूएन के साथ, और ये कहते हैं कि क्योंकि हमने बादशाहत को ख़त्म कर दिया, बादशाहत को इन्होंने गिरा दिया, इतने ताकतवर ये हो गए थे कि इन्होंने बादशाह की फोर्सेस को हरा दिया, तो लिहाजा अब बाकी पार्टियों के साथ मिलकर हम एक मल्टी पार्टी सिस्टम कायम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से हम एक आइन बनाते हैं, नया प्रोग्रेसिव आइन बनाते हैं, और उस आइन के तहत इलेक्शन कराते हैं और बूर्जुआ, ये हमारा न्यू डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन है। अलबत्ता ये बड़ी गलती थी, इंडिया की पार्टी ने इस वक्त एक खत लिखा उनको कि कुछ भी कर लो इलेक्शन में ना जाना, और अगर इलेक्शन में जाते हो तो बराए मेहरबानी अपनी लीडरशिप को इलेक्शन में ना खड़ा करना, क्योंकि तुमने जो अवामी ताकत हासिल की है, अवाम के मुतबादिल ताकत के अदारे बनाए हैं, अपनी हुकूमत के अंदर नई मुआशियात डेवलप की है, वो तुम ख़त्म कर दोगे। इसको वो कहते हैं लेफ्ट लिक्विडेशनिज्म। और इस पार्टी के अंदर 2 बड़े लीडर हैं, कॉमरेड किरण बेदियू और कॉमरेड बसंता, जिनका पार्टी का नाम अंडरग्राउंड थे सारे, तो इनके फेक नेम भी होते थे, आपको पता है। असली नाम था उनका इंदिरा मोहन सिंह दल। दोनों आज हयात हैं। ये दोनों इसके खिलाफ लिखाई में, पढ़ाई में बहुत जदोजहद करते हैं। अलबत्ता पार्टी की लीडरशिप जो है वो इलेक्शन में चली जाती है, और जाहिर बात है इतना बड़ा काम कर चुके हैं, इतने पॉपुलर है कि पहले 2 इलेक्शन जीत भी जाते हैं। लेकिन वो पहले 2 इलेक्शन जीतने के नतीजे में क्या होता है कि जो जागीरदारों से इन्होंने ज़मीनें खींच के हारियों को, किसानों को दी थी, वो वापस हो जाती है जागीरदारों को, और जागीरदारों को कॉम्पनसेशन भी दी जाती है कि माजरत आपके साथ ज्यादती की। और इसके साथ जो इन्होंने पीपल्स आर्मी बनाई थी, वो पीपल्स आर्मी को लिक्विडेट कर दिया जाता है, उनमें से कुछ लोगों को वापस शामिल कर दिया जाता है, और कुछ लड़के आज तक बेरोजगार फिर रहे हैं। 2006 में सारा अमल आता है। उसके बाद पार्टी के अंदर टूट फूट होती है, पार्टी से वो धड़े जो लड़ना चाहते थे और जो इनकलाब को कंप्लीट करना चाहते थे वो लैदा हो जाते हैं, और 4 धड़ों में तकसीम हो जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल रेवोल्यूशनरी माओइस्ट, जो कॉमरेड किरण बेदियू की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल बहुमत यानी बोल्शेविक, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मशल, और एक और ग्रुप, उसका इस वक्त नाम ज़हन में नहीं आ रहा। ये चारों ग्रुप जो हैं फिर अपने अपने सिंथेसिस, क्योंकि बहुत एक हार का तजर्बा रहा होता है, हार इस तरह से कि एक बहुत बड़ी जीत भी, लेकिन उसके बाद एक मायूसी भी अपनी लीडरशिप के साथ। और वो लीडरशिप जो आज अगर आप देखें तो हमारे यहाँ से जो लेफ्ट के लोग उनको जाके मिलते हैं, उनको मिल कौन रहा है और किससे मिल रहा है? कॉमरेड नूर इधर बैठे होंगे, उनको पता है वो, और मैं LDF के अंदर उन दोस्तों के साथ बैठते हैं। तो जब वो दोस्त आके वहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, और वो लोग जिन्होंने इनकलाब के दौरान हमारे कॉमरेडों को बेच खाया और उनकी ज़िंदगियों के साथ खेला, तो हम खुद कर सकते हैं कि आज हमारे पाकिस्तान में वो दोस्त होने चाहिए या नहीं। तो लिहाजा ये बातें करनी ज़रूरी है। मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन बातें करनी ज़रूरी है। तो लिहाजा ये नेपाल के अंदर तजर्बा होता है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि इंडिया की तरह नेपाल में भी इनकलाबी कुव्वतें दोबारा एक साथ इकट्ठी हो रही हैं। पिछले साल मई के अंदर 2024 के अंदर वो कुव्वतों ने मिल के दोबारा से मर्जर किया और रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल बना ली है, जो कि आज दोबारा से मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म के ऊपर खड़ी हो गई है और अवामी जदोजहद को रीस्टार्ट करना चाहती है। बहुत टाइम हो गया, तो बस फिलिपीन का ये बताऊंगा, वहाँ पर भी एक बड़ी जदोजहद जारी है।
वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट जारी है 1968 से 1968 से। कॉमरेड जोमा का, होजे मरिया सेसोन का नाम सुना होगा, वो उनके लीडर थे जो बाद में मुल्क बदर कर दिए गए और बाहर ही उनकी वफात हुई 2 साल पहले, वो उसके लीडर थे। वहाँ पे एक नया तजर्बा हुआ। हमारे यहाँ जिस तरह मजदूर किसान पार्टी का तजर्बा था कि एक पार्टी मैस पॉलिटिक्स अवामी सियासत करती थी और नीचे एक अंडरग्राउंड पार्टी थी जो हजनगर में लड़ भी रही थी, लेकिन सिर्फ हजनगर में नहीं लड़ रही थी, जनूबी पंजाब में भी लड़ रही थी, मानसेरा में भी लड़ रही थी, लांडी में भी लड़ रही थी। तो इसी तरह वहाँ पे इसकी बजाय उन्होंने एक पार्टी बनाई जो पार्टी सिर्फ लड़ाई कर रही है और उसके ऊपर एक यूनाइटेड फ्रंट है मजलूम तबकात का, जो न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ फिलीपींस कहलाता है। और वो फ्रंट जो है वो हुकूमत का किरदार अदा करता है, यानी अवामी हुकूमत का किरदार अदा करता है। उसके आगे फ्रंट्स मौजूद है जो ILPS की सूरत में, इंटरनेशनल लीग ऑफ पीपल स्ट्रगल की सूरत में दुनिया भर में काम करते हैं। आनक बयान जैसी तंजीमें मौजूद हैं, स्टूडेंट फ्रंट्स मौजूद हैं और वो है। लेकिन उनके अंदर भी इस वक्त एक रेक्टिफिकेशन की जद्दोजहद चल रही है कि क्या पार्टी की आइडियोलॉजी को और पार्टी को कॉमरेड जोमा की डेथ के बाद दोबारा क़यादत में लाया जाए या नहीं। क्या हमारा न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो क़यादत में आ चुका है पार्टी की जगह, जिसकी वजह से आइडियोलॉजिकल लाइन पीछे रह गई है। क्या हम लड़ाई में पीछे रह रहे हैं या मैस पॉलिटिक्स ज़्यादा कर रहे हैं। ये पैसे वहाँ पर मौजूद हैं, तो लिहाजा आज हमें भी इन पैसों का पे काम करने की ज़रूरत है। और ये लेक्चर का इख्तिताम मैं इस बात के साथ करूँगा कि दोस्तों, आपको ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि ये तमाम नज़रियाती इनहराफ हमारे पास मौजूद है और गलतियां हम सब ने की हैं, हम अभी भी कर रहे हैं, हमारी पार्टी भी, हम सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम जद्दोजहद से गुजर रहे हैं। तो गलतियां उसका एक लाजमी मलजूम हिस्सा हैं। मगर आज अगर हमने इनको सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली इन कंडीशंस को ना देखा और हमने ये ना समझा कि हमारी इन गलतियों से नुकसान क्या हो रहा है और दुरुस्त नज़रियाती सियासत करने के लिए आज हमारे जैसे मुल्कों के अंदर इनकलाबी जद्दोजहद जीतने के लिए हमें किन चीज़ों को दुरुस्त करके किस किस्म की सियासत करनी पड़ेगी और किस किस्म की ताकत बनानी पड़ेगी। क्योंकि माओइज़्म जो है कहता है कि हमारा काम है अवामी ताकत के अदारे खड़े करना, तो वो अदारे खड़े करने के लिए रास्ते में रुकावटें हमारी क्या हैं, उनको दूर किस तरह से करना है। अगर हमने ये ना सीखा तो हम मज़ीद नुकसानात उठाएंगे और हमारी तहरीकों को खो देंगे। तो हम इस अमल में जाना चाह रहे हैं और आप सब साथियों की हेल्प से जाना चाह रहे हैं। तो उम्मीद है आज का जो ये लेक्चर है और ये स्कूल है, ये इस अमल की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन इस अमल के अंदर एक नई कॉन्वर्सेशन को और डिस्कशन को स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया। लाल सलाम।